नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित कुमार आप सभी लोगों का directstudy.com पे बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। आज के क्लास में हम लोग करने जा रहे हैं बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण एक टॉपिक करने जा रहे हैं दोस्त, जिसका नाम है हम लोग देख सकते हैं रासायनिक अभिक्रिया। कोई भी ऐसा बीपीएससी का एग्ज़ाम नहीं है जहाँ यहाँ से क्वेश्चन ढेर सारे नहीं पूछे जा रहे हैं। आप किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी करते हो समझिए ये आपके लिए रामबाण टॉपिक है। अंडरस्टैंड? साथ में यदि हम बात करें दोस्त, तो यहाँ पे आपको 150 के करीब क्वेश्चन हम लेकर आए हैं इस वीडियो में। तो आराम से मेरे साथ देखिए, हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, सारे टॉपिक्स क्लियर हो जाएँगे। अगर आपने आज तक एनसीईआरटी नहीं पढ़ा है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। और आपको एक सबसे मज़ेदार बात बता दूँ कि जितने क्वेश्चन हैं वो अलग-अलग एग्ज़ाम्स में कम से कम आए हुए हैं 3 से 4 बार। जी हाँ, 3 से 4-5 बार एग्ज़ाम में पूछे हुए क्वेश्चन हैं। तो आप खुद अंडरस्टैंड कर सकते हैं कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने जा रहा है। तो चलिए सेशंस का शुरुआत करते हैं। हियर इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। जवाब दीजिए ज़रा। रासायनिक अभिक्रिया है। क्या आप पहले से जानते हैं रासायनिक अभिक्रिया है? क्या जवाब आपके मुँह से निकलेगा? तो रासायनिक अभिक्रिया के बारे में आप कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया जो होता है, रासायनिक अभिक्रिया में भौतिक और रासायनिक दोनों तरह के परिवर्तन होते हैं। क्लियर है बात? रासायनिक अभिक्रिया में भौतिक और रासायनिक दोनों परिवर्तन हो रहे होते हैं। तो इसलिए दोनों आंसर मारिएगा, सिर्फ रासायनिक परिवर्तन नहीं मारिएगा। क्यों? एक एग्जांपल देखिए, कार्बन क्या है? सॉलिड है। आपने ऑक्सीजन के में जलाया, क्या बन गया? CO2। ये गैस है, ये गैस है, ये सॉलिड है। क्या भौतिक परिवर्तन नहीं हुआ? इसका स्ट्रक्चर चेंज हुआ या नहीं हुआ? हुआ ना? तो आंसर इसका क्या देंगे? भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन दोनों होता है रासायनिक अभिक्रिया। ध्यान रखिएगा। एक चीज़ ध्यान रखेंगे अपने माइंड में, इसका आंसर बहुत सारे एग्जाम में ये भी दिए गए हैं और बहुत सारे एग्जाम में ये भी दिए गए हैं। देखिए, वैसे नॉर्मली देखा जाए तो आंसर बी देना सही रहेगा, लेकिन ये जो है दरोगा के एग्जाम में इस चीज़ को माना गया था सही। क्लियर है? मैं दोनों बता दे रहा हूँ। तो एग्जाम में ऐसा तो मुश्किल है कि इस टाइप के क्वेश्चन आता है, लेकिन एग्जाम में आया हुआ है तो यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन बनता है। तो दरोगा के एग्जाम के पर्पज़ से ये सही है। वैसे मैं मुझे लगता है कि सिर्फ रासायनिक अभिक्रिया पूछ रहा है, तो रासायनिक परिवर्तन कहना ज़्यादा मतलब सही रहेगा। बट आंसर ये भी दिया गया है, तो आप देख लीजिए थोड़ा, किसी दोस्त या कोई अच्छे टीचर से और डिस्कशन आप इसके बारे में कर सकते हैं कि क्या आंसर देना परफेक्ट होगा, क्योंकि रिएक्शन वगैरह कुछ तो दे नहीं रखा है ना। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा है, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं? जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे अभिकारक के नाम से जानते हैं, और जो बनता है, जो तीर के एरो के उस तरफ बनता है उसको उत्पाद बोला जाता है, प्रोडक्ट बोला जाता है। क्लियर हो रही है बातें? कुछ आसान क्वेश्चन है, कुछ टफ क्वेश्चन है, तो घबराने का जरूरत नहीं है, सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ठीक है। एग्जाम में चूंकि आए हैं, हल्का आए हैं तो हल्का भी हम लोग करेंगे, भारी तो भारी भी। कभी कभी हल्का भी फंस जाते हैं नहीं प्रैक्टिस होने की वजह से, इसीलिए। पहला प्रश्न पॉइंट है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान नए प्रकार के परमाणु का निर्माण होता है। ये सरासर गलत बात है। कभी भी परमाणु नहीं बनता है। नया जब रिएक्शन होता है तो हमेशा अणु बनता है, यानी ये सही है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अणु बनते हैं, परमाणु नहीं बनते हैं। ध्यान रखिएगा। जैसे आप एक चीज़ देख सकते हैं, H2 + O2 क्या बनेगा? तो आप कहेंगे सर ये बनेगा H2O। बन तो गया H2O, बट एक बात बताइए, ये क्या है? तो अणु है। ये क्या है? अणु है। ये क्या बना? तो अणु बना। मतलब जल का एक अणु ऑक्सीजन के एक अणु से मिलकर हाइड्रोजन के एक अणु बनाते हैं। बट ये चूंकि रिएक्शन बैलेंस नहीं है, तो पहले इसको बैलेंस करना होगा, तब पता चलेगा रियल में कितने अणु मिले हैं। बैलेंस करते हैं। जैसे हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 लगा देते हैं। यहाँ मैं कलर चेंज करके लगाता हूँ। अगर मान के चलिए यहाँ पे जब मैं 2 लगा दूंगा, तो इससे क्या होगा कि हाइड्रोजन 4 हो गए और ऑक्सीजन 2 हो गए। यहाँ ऑक्सीजन ऑलरेडी 2 थे, तो आप यहाँ 2 लगा दीजिए। तो हाइड्रोजन यहाँ 4 हो गए, इस तरफ भी 4 हो गए, इधर ऑक्सीजन 2 हो गए, इधर भी ऑक्सीजन 2 हो गया, बैलेंस हो गया। अब आप कह सकते हैं कि हाइड्रोजन का 2 अणु मिलेगा जल के एक अणु से, तो जल का 2 अणु बनेगा। ध्यान रखिएगा, हाइड्रोजन का 2 अणु मिला, जल का 1 अणु मिला, तो क्या बना? जल का 2 अणु बना है। हाइड्रोजन का 2 अणु, ऑक्सीजन का 1 अणु, जल का 2 अणु। क्लियर हुई बातें? तो यानी कि अणु का मतलब क्या बोला जाता है? आइए फिर से पढ़ते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान नए प्रकार के अणु का निर्माण होता है। क्या चीज़ का निर्माण नहीं होता है? तो परमाणु का निर्माण नहीं होता है। सोच के देखिए, हल्का क्वेश्चन आ रहा था तो 2 हल्का आया, और देखिए कितना तगड़ा फंसा लिया। बहुत स्टूडेंट इसको नहीं बता पाएंगे, तो फिर काम खराब होगा ना। चलिए, मैं इसीलिए तो हूँ, सारी बात क्लियर करूँगा, आप टेंशन ना लें। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन हो सकता है?
कौन सा परिवर्तन हो सकता है? तो रंग परिवर्तन होता है, गैस का निकल सकता है, अवस्था परिवर्तन हो सकता है। ये सारी क्रियाकलाप हो सकता है। आंसर इसका डी देना परफेक्ट हो जाएगा कि ये सारी चीज़ रासायनिक अभिक्रिया के दौरान होती है। क्लियर हो रही है बातें? सही लग रहा है सेशन? लाइक कर सकते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान, ठीक है, ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन नहीं होता है? क्या परिवर्तन नहीं होता रासायनिक अभिक्रिया में? गैस का निर्माण निकलना होता है, ताप का परिवर्तन होता है, अवस्था परिवर्तन होता है, लेकिन हमारा जो आंसर जाएगा वो जाएगा, परफेक्ट आंसर इसका होगा द्रव्यमान का बढ़ना। देखिए, द्रव्यमान संरक्षण का नियम ही कहता है कि कभी भी रासायनिक अभिक्रिया में जितने मोल भाग लेते हैं, सॉरी मोल कहना सही नहीं रहेगा, जितना द्रव्यमान भाग लेता है अभिक्रिया में उतना ही द्रव्यमान बनते हैं प्रोडक्ट के रूप में। मतलब अभिकारक और प्रतिफल दोनों का द्रव्यमान समान होता है, कभी भी द्रव्यमान बढ़ता या घटता नहीं है। अवस्था बदल सकता है, सॉलिड से गैस हो सकता है, गैस से सॉलिड हो सकता है, बट नेवर द्रव्यमान में चेंजिंग आएगा। क्लियर हो रही है बातें? आगे आइए, कह रहा है रासायनिक अभिक्रिया में कौन भाग लेता है? रासायनिक अभिक्रिया में कौन भाग लेता है? तो आप दिमाग लगाइए, जरा दिमाग लगाइए। रासायनिक अभिक्रिया में हमेशा परमाणु भाग लेता है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता परमाणु है। देखिए कितना कमाल की बात है। और जो चेंजिंग आता है वो अणु के अंदर आता है। यानी कि आपके मन में चलना चाहिए कि सर आपने अभी लिखा था कि H2 रिएक्ट करेगा O2 से तो बनेगा क्या? H2O। यानी कि ये रिएक्शन कैसे होगा? तो इसका मतलब है पहले हाइड्रोजन टूटेगा, पहले हाइड्रोजन अलग होगा, ऑक्सीजन अलग होगा, और फिर जाके आपस में रिएक्ट करके जल बनता है। बात समझे? पहले परमाणु में आता है और फिर रिएक्ट करता है। और सबसे खुशी की बात बता दूं जो आप चौंक जाएंगे, परमाणु कहते हैं हम लोग ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पे कि परमाणु क्या कर रहा है? रिएक्शन में भाग ले रहा है। लेकिन आपको पता है परमाणु भाग नहीं लेता। परमाणु लेता है तो उसके अंदर का चीज लेता है भाग। क्या लेता है? उसको इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। और पता है इलेक्ट्रॉन भी भाग नहीं ले रहा होता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन भाग ले रहा होता है। बाह्यतम कक्षा के जो सेल में होते हैं, जो सबसे बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन होता है ना, सबसे बाहर कक्षा में, वही भाग ले रहा होता है। क्लियर है बात? पता था पहले से? पता था, अच्छी बात। नहीं पता था तभी पता चल गया होगा। तो इसका आंसर परमाणु देंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस परिवर्तन में रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हो रही है? तो पहला तो ऑप्शन यहाँ दिख रहा है, तो रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, क्योंकि दूध का खट्टा होना, कुछ नया चीज बन रहा है, तो यहाँ रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। यहाँ देखिए नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास कि मानव शरीर में भोजन का पचना, ये भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, तो ये भी अभिक्रिया हो रहा है। जल का उबलना, ये आंसर नहीं होगा। जल का उबलना कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं है, सिर्फ अवस्था बदलेगा, यानी ये फिजिकल चेंज है। फलों का पकना, फल भी पक गया तो क्या कच्चा दोबारा कर सकते? नहीं कर सकते, नई चीज़ बन गई। ईंधन का जलना, लकड़ी जो जल गया राख हो गया, दोबारा लकड़ी बन नहीं सकता। अंडरस्टैंड कर रहे होंगे बात? तो इसका आंसर ये सारे सही होगा, सिर्फ 3 नंबर गलत होगा। नेक्स्ट है आपके सामने, रासायनिक अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ध्यान रखिएगा, गड़बड़ पूछ रहा है। रासायनिक अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थों के परमाणु भाग लेते हैं, ये तो सही है, पर अभी मैंने बताया। आगे कहता है परमाणु अस्थायी होते हैं जिनमें स्थायी बनने की प्रवृत्ति होती है। पता नहीं क्या कह रहा है, आगे बढ़ते हैं। अभिक्रिया में परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, ये भी सही है। नेक्स्ट है कि अभिक्रिया में परमाणु के कोर इलेक्ट्रॉन भागते, जी हाँ, कोर कभी नहीं भाग लेता, यही आंसर हो जाएगा, यही गलत है। परफेक्ट गलत यही है। देखिए परमाणु ये तो कहा जा रहा है अस्थायी है, परमाणु अस्थायी है, सब जानता है, स्टेबल अनस्टेबल होता है। कारण क्या है कि इसमें अस्थायी बनने की प्रवृत्ति होती है। परमाणु अस्थायी है लेकिन अस्थायी बन जाएगा। कैसे? मैं बताता हूँ। जैसे मान के चलिए एक ऑक्सीजन की बात करते हैं। ऑक्सीजन है, आपको पता होना चाहिए ऑक्सीजन के बाह्यतम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं? 6। 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है। इसके पास मान के चलिए 2 हाइड्रोजन आप ला कर रखिए। ये कहेगा एक हाइड्रोजन से इधर रिएक्शन करेगा, एक से इधर रिएक्शन करेगा। अब जैसे ही रिएक्शन करेगा तो इसके पास 8 हो जाएगा। अंडरस्टैंड? अब जैसे ही ऑक्सीजन के पास 8 हुआ, ऑक्सीजन स्टेबल हो गया। अनस्टेबल था लेकिन स्टेबल हो गया। बात समझ में आ रही है? यानी परमाणु अस्थायी होते हैं लेकिन वो स्थायी बनने की गुण रखते हैं। आंसर डी देंगे कि ये संभव नहीं है। कोर इलेक्ट्रॉन भाग नहीं लेता, जो मैंने बताया। मान के चलिए ये कोई, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, मान के चलिए इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, बाहर वाला में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 ही इलेक्ट्रॉन भाग लेगा, कभी भी 8 और 2 नहीं भाग लेगा रिएक्शन में। अंदर के इलेक्ट्रॉन को कोर इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, बाहर वाले को संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, तो हमेशा संयोजी इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। क्लियर हो रही है बातें? क्या ऐसा क्वेश्चन पहले किया था आपने? रासायनिक अभिक्रिया केवल प्रयोगशाला में ही संपन्न किया जा सकता है, केवल प्रयोगशाला में ही संपन्न किया जा सकता है। बात समझ में आया? तो एक चीज समझिएगा,
नहीं, रासायनिक अभिक्रिया सिर्फ प्रयोगशाला में थोड़े ना होता है, तो गलत है सरासर। रासायनिक अभिक्रिया तो हमारे शरीर में हो रहा है, हमारा शरीर प्रयोगशाला थोड़े ही है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती, सरासर गलत है। हमारे शरीर में ऑक्सीडेशन होता है, श्वसन क्रिया है, पाचन क्रिया है, बहुत सारी क्रियाएं हो रही है, सभी केमिकल रिएक्शन है। इसका आंसर दोनों में से कोई आंसर नहीं होगा। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्नलिखित में से कोई परिवर्तन नहीं होता है। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्नलिखित में से कोई परिवर्तन नहीं होता है। रासायनिक गुण में, भौतिक गुण में, आयतन में और द्रव्यमान में। तो द्रव्यमान में कोई चेंजिंग नहीं आता है। अब आपके मन में आ रहा होगा, कुछ लोग सोच रहे होंगे, सर एक बात बताइएगा जरा, क्या आयतन आप कह रहे नहीं बदलता है, क्या आयतन में चेंजिंग नहीं आता है? हम बताते हैं कैसे चेंजिंग आता है, मैं क्लियर करता हूँ। द्रव्यमान तो नहीं बदलता द्रव्यमान संरक्षण नियम से। आयतन की बात समझिएगा जरा। होता क्या है आयतन में कि पहले तो गैस था, जैसे मैं कार्बन को जलाता हूँ, कार्बन को जलाया ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो क्या बन रहा है, CO2। कार्बन ठोस था और ये छोटा सा ढेला रहा होगा, ढेला समझ रहे हैं ना, हम लोग बिहार के, तो बिहारी भाषा में मैं बोल रहा हूँ। ढेला मतलब एक टुकड़ा था, एक टुकड़ा था, ऑक्सीजन वातावरण में था, कितना फैला हुआ था, जला और कार्बन डाइऑक्साइड बना। तो बात समझ में, कार्बन कहाँ अब चला गया, वातावरण में फैल गया, मतलब अवस्था चेंज हो रहा है, साथ में इसका क्या हो रहा है, आयतन बदल रहा है। पहले कम था, अब ज़्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट हुआ। तो इस तरह के समझ सकते हैं। रासायनिक अभिक्रिया को संक्षिप्त रूप से जब व्यक्त करते हैं तो क्या कहलाता है? रासायनिक अभिक्रिया को छोटा रूप में आप लिखते हैं, रासायनिक अभिक्रिया हो रही है उसे छोटा रूप में लिखते हैं, तो उसको क्या लिखते हैं? रासायनिक समीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है, ध्यान रखिएगा। अगर आप कहेंगे रासायनिक संकेत तो ये गलत हो जाएगा। रासायनिक संकेत क्या होता है? जैसे हाइड्रोजन को आप किसी तत्व के नामाकरण करते हैं छोटा स्तर से आप, जबकि ये पूरा अभिक्रिया की बात कर रहा है, पूरा अभिक्रिया को तो समीकरण में लिखते हैं ना। बात समझ में आई? क्लियर हुई कोई बात? यहाँ देखिए, इस प्रश्न का जवाब आपसे मांग रहे हैं हम, बताइए। रासायनिक समीकरण के बाएं और दाएं दोनों और प्रत्येक प्रकार के परमाणुओं की संख्या समान है, यह कैसा होगा? संतुलित समीकरण होगा। परमाणु का संख्या समान है, यह संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाएगा। क्लियर हो रही है बातें? असंतुलित क्या होगा? जो थोड़ा देर पहले मैं एक संतुलित करके भी आपको बताया था, है कि नहीं? अब आप कहेंगे कि सर यहाँ पे द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुकूल भी तो होगा, तो देखिए आंसर तो ये भी दिया जा सकता है, बट ध्यान रखिएगा यहाँ पे आंसर यही देना ज़्यादा सही लगता है मेरे को, क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण का नियम पालन करा, बट ऐसा कुछ क्वेश्चन में देखने से तो नहीं लग रहा कि इसकी बात कर रहा है। बोल रहा है रासायनिक समीकरण में बाएं एवं दाएं दोनों प्रत्येक प्रकार के परमाणु की संख्या समान है, यह रासायनिक समीकरण होगा, संतुलित होगा बेसिकली। अभी देखिए इन चारों में से आपको आंसर तो इसको मानना पड़ेगा मजबूरन, लेकिन एक ऑप्शन बना दिया जाए, मान के चलिए लास्ट वाला ऑप्शन में मैं कर देता ए और सी, तो फिर इसको देना सही हो जाता, फिर ए और सी दोनों सही हो जाता। क्लियर है बात है? कह रहा है कि रासायनिक समीकरण द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा सूचना प्राप्त नहीं होता है? क्या सूचना प्राप्त नहीं होगा? रासायनिक समीकरण लिखा हुआ है तो पहला अभिकारक तथा उत्पाद का सूत्र, अणुसूत्र तो पता चलता ही है, जैसे अभी जो आप मैं लिखा था H2O, तो ये अणुसूत्र ही है, तो अणु का सूत्र, जैसे H2 लिखा हुआ है ये भी अणुसूत्र है, तो इसका तो पता चलता है, तो पहला तो परफेक्ट हो गया आंसर। नेक्स्ट, अभिक्रिया में उत्सर्जन या अवशोषण ऊष्मा, नहीं ये आंसर होगा, समझे, ये नहीं पता चलता है। ऊष्मा अभिक्रिया में आया है कि लगा है? अभी मैं एक जगह लिखा था कार्बन प्लस ऑक्सीजन और एरो देकर CO2 बना, तो कोई देख कर बता सकता है कि यहाँ पे गर्मी आया है कि गर्मी गया है? बात समझ में आया? नहीं कह सकते हैं आप, ये पॉसिबल नहीं है। मैं अभी बोला था थोड़ा देर पहले कि इसको जलाएंगे तब ये बनेगा, जैसे खाना वगैरह बनता है, कोयला जलता है तो ये बनता है, हम जानते हैं तभी तो, नहीं जानते तो इस रिएक्शन से तो नहीं पता चल रहा है, तो दैट मीन्स आंसर हो जाएगा हमारा बी। अच्छा, अभी सी पढ़ रहा हूँ, अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक और उत्पाद, जी हाँ इसका पता तो चलता है। अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक तथा उत्पाद के परमाणु या अणु की संख्या, मैं बताया ही थोड़ा देर पहले बना बनाकर कई बार कि दोनों चीज़ पता चलता है, अणु और परमाणु दोनों आप गिन सकते हैं। कार्बन प्लस ऑक्सीजन, तो आप कहेंगे CO2 बन रहा है सर। अब गिनना लीजिए, कार्बन का यहाँ एक परमाणु है, यहाँ पे ऑक्सीजन का दो परमाणु हो गया, यहाँ कार्बन के एक परमाणु, ऑक्सीजन का दो परमाणु है। अब बात करते हैं अणु की, तो यहाँ कार्बन का एक अणु हुआ, यहाँ ऑक्सीजन का एक अणु हुआ, क्योंकि यहाँ दो
अणु के रूप में रहता है ऑक्सीजन। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है साइड में, एक लिखा हुआ है ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड इसका एक अणु बना। आगे आइए। रासायनिक समीकरण द्वारा निम्नलिखित में अभिक्रिया के संबंध में कौन सी जानकारी प्राप्त हो सकती है? क्या जानकारी प्राप्त होगा रासायनिक समीकरण से, सॉरी अभिक्रिया के संबंध में? रासायनिक समीकरण द्वारा क्या आप प्राप्त कर सकते हैं? पहला है अभिकारक तथा उत्पाद के मोलों का अनुपात। तो जी हाँ, मोल का अनुपात आप पता कर सकते हैं, मैं भी बताऊंगा लिखकर मोल कैसे निकलता है और होता क्या है। नेक्स्ट है कि अभिकारक तथा उत्पाद की भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था कैसे पता चलेगा? वो लिखना पड़ता है। मान के चलिए ऐसे है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन आपने रिएक्शन कराया और आपका CO2 बना, तो आपको जानना है कि मैं अभी बताइए मेरे को कौन सॉलिड कौन गैस, नहीं ना पता चल रहा है। लेकिन अगर आपको एक्स्ट्रा नॉलेज इसमें डालना पड़ता है, जैसे यहाँ पे मैं लिख दूँ सॉलिड, यहाँ पे लिख दूँ ब्रैकेट में गैस, यहाँ ब्रैकेट में लिख दूँ गैस, तब आप समझ पाएंगे, ऐसे नहीं पता चलेगा। क्लियर हो रही बात है? अच्छा, आगे और देखते हैं एक पॉइंट, फिर एक पहला को एक्सप्लेन करूंगा जो कि आंसर है, पहले आगे देख लेते हैं। अभिक्रिया ऊष्माशोषी या ऊष्माक्षेपी अभी तो बताया, ये तो संभव ही नहीं है। गर्मी, देखिए ऊष्माशोषी का मतलब है गर्मी खत्म हो जाना, मतलब आपने गर्मी दिया और गर्मी खत्म हो गया तो ऊष्माशोषी हुआ। और ऊष्माक्षेपी का मतलब है रिएक्शन में गर्मी निकला। जैसे आपको मैं दे देता हूँ कैल्शियम ऑक्साइड, बिना बुझा हुआ चूना, इसको आपको कहूँगा पानी में डाल दो, आप खुशी खुशी आपने डाल दिया, अब क्या होगा? पूरा पानी बल 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 मतलब खलबलाने लगेगा, मतलब बहुत गर्म हीट उत्पन्न होगा वहाँ पे। जो घर में चूना करने के लिए हम लोग लाते हैं कभी कभी, कैल्शियम ऑक्साइड को बिना बुझा हुआ चूना को इसमें डालिएगा, क्या बनेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, और ये हो जाएगा बुझा हुआ चूना। क्लियर है बात? आगे आइए। तो अब पहला को एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। पहला क्या है आपका कि अभिकारक तथा उत्पाद के मोलों का अनुपात पता चलता है रासायनिक समीकरण से। कैसे? देखिए जरा, वही एग्जाम्पल ले लेते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O, पानी आपने डाला, आप यहाँ क्या बना? तो आप कहेंगे कि सर ये बना CaOH का होल ट्वाइस। क्लियर है बात है? अब देखिए मोल कैसे पता करिएगा, तो आपको पता होना चाहिए, इसके पहले यहाँ क्या लिखा हुआ है? एक अणु है। एक अणु है मतलब एक मोल, यहाँ एक अणु है मतलब एक मोल, यहाँ भी एक अणु है मतलब एक मोल। मतलब एक मोल आपने कैल्शियम ऑक्साइड लिया, एक मोल आपने ऑक्सीजन लिया, तो क्या निकल कर आया आपको? एक मोल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना। बात समझ में आया? तो पहले यहाँ लिखा हुआ है, अगर दो लिखा जाएगा तो दो मोल हो जाएगा। कहीं भी अगर दो लिख दिया आपने तो, जैसे एक रिएक्शन में अभी किया था, H2 प्लस O2 एरो देकर बना H2O। अभी बैलेंस तो है नहीं, तो बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे? यहाँ पे मैंने कहा दो लिख दो आप, और आप यहाँ पे लिख दो यहाँ दो। तो अब मोल पूछा जाता है किसका? हाइड्रोजन का 2 मोल, ऑक्सीजन का 1 मोल मिलकर क्या बना रहा है? जल का 2 मोल बना रहा है। अणु ही मोल होता है, इसलिए ध्यान रखिएगा इस बात का। और भी डिटेल हम आगे धीरे धीरे चर्चा करेंगे, अब घबराना नहीं है। फिलहाल तो आंसर समझ में आ गया, मोल कैसे होगा। इस क्वेश्चन को देखिए, यह है कि संतुलित रासायनिक समीकरण की अवधारणा विज्ञान के किस सिद्धांत के अनुकूल है? संतुलन करना क्यों जरूरत है? तो इसको बोलते हैं द्रव्यमान संरक्षण नियम का सिद्धांत पालन करने के लिए संतुलन करना पड़ता है, वरना रिएक्टेंट कम और प्रोडक्ट ज़्यादा पैदा हो रहा है, तो मतलब कैसे ऐसे संभव है? ऐसा तो संभव है नहीं, क्योंकि ना ही द्रव्यमान को हम क्रिएट कर सकते हैं, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बस एक रूप से दूसरा रूप में चेंज कर सकते हैं। हेयर इज द इक्वेशन, कह रहा है निम्नलिखित रासायनिक समीकरण पर विचार करिए और सही कथन को चुनिए। थोड़ा ऊपर और करते हैं अब। चलिए, पहला कह रहा है कि यह है कार्बन मोनोऑक्साइड, और वो ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहा है, तो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड बना। अब आप में मोल देखेंगे, यहाँ 2 मोल है और यहाँ पे 1 मोल है, तो यहाँ 2 मोल बना है। पहला ही सही दिख रहा है, लिखा हुआ अभिक्रिया में कार्बन मोनोऑक्साइड की O2 के साथ 2:1 मोल अनुपात में है ना? है तो यहाँ पे 2 और 1, अभी मैंने जस्ट बताया, तो पहला तो सही हो गया। नेक्स्ट है आपका CO के 2 मोल, ठीक है, और ऑक्सीजन के 1 मोल रखने पर वे अभिक्रिया कर CO2 का 1 मोल बनाएगा। CO2 का 1 मोल बन रहा है, पीछे देखिए तो यहाँ 2 लिखा गया ना, 2 मोल बन रहा है, तो गलत है। नेक्स्ट आपको उसी तरह कह रहा है कि CO की कितनी भी मात्रा के लिए O2 का 1 मोल ही पर्याप्त होगा। नहीं, ऐसा कुछ तो होता नहीं है, ये सारी बात गलत है, पहला ही सही है, ठीक है। आगे आइए, यहाँ है आपका कि रासायनिक समीकरण क्या है? रासायनिक समीकरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? पहला है कि यह अभिकारक तथा उत्पाद के द्रव्यमानों का अनुपात बताता है।
कभी भी नहीं बताता। यह अभिक्रिया के वेग की जानकारी देता है, अभिक्रिया का वेग भी पता नहीं चलता, किस रफ्तार से हो रहा है ऐसा कुछ तो पता चलता नहीं है रासायनिक समीकरण से। और देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। अगला ऑप्शन है आपका कि यह गैसीय अभिकारक और उत्पादन के आपेक्षिक आयतन की जानकारी देता है, आयतन भी नहीं पता चलता कभी भी। यह अभिक्रिया के अभिकारक के परमाणु एवं अणुओं की अपेक्षिक संख्या की जानकारी देता है। यह अभिकारक के परमाणु और अणुओं के ये आंसर हो जाएगा, ये सही है। एक सही था, 3 गलत था। इसमें क्वेश्चन में कुछ मिस प्रिंट था। क्वेश्चन पूछा था कौन असत्य है, तो क्वेश्चन में चेंज क्या कर देना है, कौन सत्य है। कौन सत्य है करेंगे तब आप डी आंसर दे पाएंगे, क्योंकि उसमें आपका परमाणु और अणु का तो पता चल ही जाता है। एक एग्जाम्पल देख लीजिए इसको और अच्छा मतलब याद हो जाएगा। जैसे देखिए नीचे दिया गया, इसी में से समझाते हैं। जैसे आप पहला को उठा लीजिए, ऑप्शन नंबर ए को, इसका हम समझा रहे हैं डी नंबर को यहाँ ऑप्शन ए से। आप देखेंगे एक रिएक्शन आपके सामने दिया, पहले चेक करिए बैलेंस है या नहीं है। ऑक्सीजन यहाँ 2 है और इसमें देखिए ऑक्सीजन 2 है, तो हाँ है। कैसे आप जान गए सर, तो देखो भाई यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, और इस तरफ में कितना लगा हुआ है, शुरू में 2 लगा है, तो सबका 2 होता है, तो 2 से 1 में गुना करेंगे तो ऑक्सीजन का 2 हो गया, तो बैलेंस। अब सोडियम को देखो, सोडियम का यहाँ नीचे 2 है, इधर 2 है ना, तो 2 दूनी 4 सोडियम है, यहाँ पे देखो 4 सोडियम है, दैट मीन्स ये बैलेंस है। चलो अब बैलेंस है। अब हम ये वाला देखते हैं। यह अभिक्रिया अभिकारकों के परमाणुओं एवं अणुओं की अपेक्षिक संख्या की जानकारी देता है। थोड़ा सा पीछे आते हैं, ज़रा ध्यान दीजिएगा ज़रा। हमारा जो क्वेश्चन था यहाँ पे था, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया था, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि असत्य बताना था, ठीक है। मैं फ्लो में शायद लगता है गड़बड़ कर दिया हूँ। यह अभिकारक तथा उत्पादों के द्रव्यमान का अनुपात बताता है, तो जी हाँ, अनुपात निकल जाएगा। अभी मैं जब वहाँ रिएक्शन देखा तो मेरे माइंड में क्लिक किया कि द्रव्यमान आप उसका निकाल सकते हैं। जब उसका अणु-परमाणु आपको पता चल गया तो उसका द्रव्यमान आसानी से निकल जाएगा। वेग नहीं पता चलेगा, किस वेग से अभिक्रिया हो रहा है, यानी बी गलत है इसका, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी गलत हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, ठीक है। अभी और ऑप्शन देखते हैं, क्योंकि एक चीज़ मुझे कैसे आंसर तक क्लिक पहुंच गया, माइंड में नहीं था लेकिन तुरंत आया जब मैं ये रिएक्शन कभी समझा रहा था आपको लास्ट वाला। तो जब मैंने देखा कि यहाँ पे इसका क्या पता चल गया, हमको परमाणु पता चल गया, इसका भी परमाणु हमको पता चल गया, इसका अणु पता चल गया, तो सारे परमाणु हमको पता है तो हम निकाल सकते हैं ना। मान के चलिए ऐसे समझिए, इसका परमाणु हम जानते हैं कितना होगा, 4 से गुना कर देंगे, ऑक्सीजन का जितना होगा उसमें 2 से गुना कर देंगे, यहाँ से टोटल निकाल लेंगे तो परमाणु पता चलता है। अच्छा एक और बात, जब परमाणु पता चल जाएगा तो फिर आप आयतन भी बता सकते हैं। बात समझे। आप एक चीज़ माइंड में बैठा लीजिए इस चीज़ को कि 1 मोल में, क्या मोल तो अभी निकालने बताया ना कि इसका 4 मोल है, जैसे कि 1 मोल में याद रखिएगा 22.4 लीटर वजन होता है। ये सबके लिए है, 1 मोल किसी भी चीज़ का है उसमें 22.4 लीटर हमेशा वजन होता है, मतलब सॉरी आयतन होता है। तो आयतन तो आप निकाल ही सकते हैं। क्लियर हो रही है माइंड में बात, यानी कि द्रव्यमान भी निकल जाएगा, आप आयतन भी निकाल सकते हो, और आप ये तो पता चल ही जाएगा अणु और परमाणु। यहीं से हम ये सारे आंसर तक पहुंच पाए। तो इसका आंसर क्या था, वेग नहीं बता सकते किस रफ्तार से रिएक्शन हो रहा है। क्लियर हुई बातें। अब आइए इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे कह रहा है संतुलित समीकरण नहीं है। पहला तो मैंने देखा संतुलित है, इसमें देखिए हाइड्रोजन 2 गो, इस तरफ में हाइड्रोजन 2 गो, इधर ऑक्सीजन 2 गो, इधर ऑक्सीजन 2 और 1 3 गो, तो यही आंसर हो जाएगा, ये संतुलित नहीं है। क्लियर हुई ना बातें। असंतुलित कैसे मैंने पकड़ा, इसमें देखिए मैग्नीशियम 1, यहाँ देखिए मैग्नीशियम 1, यहाँ पे ऑक्सीजन 2, ब्रैकेट के बाहर 2 लिखा हुआ है यहाँ पे, इसलिए ऑक्सीजन 2, तो यहाँ भी ऑक्सीजन देखिए 2, कैसे, तो यहाँ 2 लिखा गया है, मतलब इस ऑक्सीजन के लिए भी 2 होगा। आगे आइए, हाइड्रोजन यहाँ देखिए, यहाँ पे 2 है हाइड्रोजन और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, तो टोटल 4 हाइड्रोजन। अब यहाँ देखिए 2 दूनी 4 हाइड्रोजन। क्लोरीन देखिए यहाँ पे 2 क्लोरीन, क्योंकि यहाँ पीछे 2 लिखा है मतलब इस सबसे गुना होगा, तो पीछे 2 लिखा है मतलब 2 क्लोरीन, तो यहाँ पे भी देखिए 2 क्लोरीन, मतलब सारे चीज़ बैलेंस है इसमें। समझ में आ रही है ना कैसे कैसे चेक करते हैं। यहाँ पे आयरन का है 4,
पीछे में लिखा हुआ, मतलब 4 इसमें एटम हो गया, तो इधर भी देखिए 4 हो गया, 2 नीचे लिखा है, 2 इधर लिखा है, 2 दूनी 4 हो गया। ऑक्सीजन 3 दूनी 6 है यहाँ पे ऑक्सीजन देखिए 3 इधर है, तो यहाँ 2 पीछे लिखा हुआ है, तो 3 दूनी 6 यहाँ भी हो गया। मतलब अनबैलेंस यही है और सभी बैलेंस है। क्लियर हो गई, समझ में आ गई बात। यहाँ निम्नलिखित में कौन कथन सत्य है, सही है। पहला, धातु का धातु के बीच रासायनिक अभिक्रिया नहीं हो सकता, ये सही है। धातु का धातु के बीच रासायनिक अभिक्रिया नहीं होता, ये चीज़ याद रखना है। आगे कहता है तत्व का यौगिक के रासायनिक अभिक्रिया नहीं हो सकता। तत्व और यौगिक के बीच में हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता भाई, बहुत बार होता है। नेक्स्ट है ठोस पदार्थ का द्रव पदार्थ के साथ अभिक्रिया नहीं हो सकता, एकदम होता है, ठोस हो द्रव हो हर चीज में अभिक्रिया होता है। आंसर सिर्फ इसका ए नंबर जो है सही है और दोनों गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक समीकरण संतुलित है। देखिए एक इधर आयरन है, इधर भी एक आयरन है, इधर क्लोरीन 2 है, इधर क्लोरीन 3 है, तो ये संतुलित नहीं है। इसमें देखिए नाइट्रोजन एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, 2 नाइट्रोजन हुआ, यहाँ 2 नाइट्रोजन है, इधर हाइड्रोजन 4 है, इधर हाइड्रोजन 4 है, इधर ऑक्सीजन 2 है, इधर ऑक्सीजन 2 है, क्योंकि यहाँ एक लिखा गया है, यहाँ पे नीचे में 1 है और यहाँ पे पीछे में 2 है, तो ये बैलेंस है आपका। नेक्स्ट में भी चेक कर लेते हैं, जैसे इसमें पोटेशियम 1 है, यहाँ पोटेशियम 1 है, यहाँ Br1 है, यहाँ Br2 है, तो अनबैलेंस हो गया। Fe यहाँ 1 है, यहाँ Fe2 हो गया, तो ये भी अनबैलेंस हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में कौन कौन संयोजन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया मतलब जो संयोग करके एक बन जाए, जैसे कि अभी मैंने बताया था कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, संयोजन हुआ ना, संयोग कर गया, एक जगह आ गया। करा आयरन को क्या है, आयरन को सल्फर के साथ गर्म किया जाता है तो आयरन सल्फाइड बनता है। आयरन को सल्फर के साथ गर्म करने पर आयरन सल्फाइड बनता है, ये सत्य है। नेक्स्ट है कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, तो ये तो गड़बड़ हो गया ना। कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3, आप इसको गर्म करके तो CaO और CO2 बना, तो ये तो गड़बड़ हो गया, एक को टूट कर वियोजन अभिक्रिया हो गया, संयोजन हुआ कहाँ, संयोजन तो सिर्फ पहला है। नेक्स्ट है कि जिंक धातु की पट्टी को कॉपर सल्फेट के विलयन में रखा जाता है तो जिंक सल्फेट और कॉपर प्राप्त होता है, 2 चीज़ प्राप्त हुआ, तो ये कहाँ है, हुआ संयोजन, ही तो वियोजन हो गया। बेरियम क्लोराइड विलयन को सोडियम सल्फेट विलयन में डाला जाता है, सोडियम क्लोराइड विलयन मिलता है, ये भी हो गया। उसी तरीका का डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आ गया। ये कह रहा है कि कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर, किसको, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनते हैं, यह किस प्रकार की अभिक्रिया है। क्लियर हो रही बात, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होता है, तो ये वियोजन अभी कहाँ गया, अपघटन अभिक्रिया कहिए इसको, उदासीनीकरण है नहीं। उदासीनीकरण आपको पता होना चाहिए, अम्ल और क्षार के बीच में होता है। संयोजन अभी ऊपर वाला देखा आपने, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर CO2 बनता है। विस्थापन अभिक्रिया में होता है एक से दूसरे पर चला जाना, ट्रांसफर हो जाना, बट अपघटन इसको खा सकते हैं आप, मतलब ये टूट के एक्स्ट्रा बनना। नेक्स्ट है कि विचार करिए, अपघटन अभिक्रिया में एक रासायनिक पदार्थ टूटकर दो या अधिक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, ये सही बात है। अपघटन में एक टूटकर 2 या 2 से ज़्यादा बन सकता है। नेक्स्ट है अपघटन अभिक्रिया उष्मा, प्रकाश एवं विद्युत ऊर्जा के माध्यम से संपन्न होती है, ये भी सही बात है। गर्म करके भी आप किसी चीज़ को तोड़ सकते हैं, धूपा में रख के भी बहुत चीज़ टूट जाता है, और विद्युत एनर्जी से टूट जाता है। जैसे एनर्जी वाला की बात करें, NaCl, नमक को तोड़ना हो तो आप विद्युत से तोड़ सकते हैं। क्लियर हो रही है बातें। लास्ट एक और ऑप्शन बचा हुआ है, इसको भी चेक कर लिया जाए। अपघटन अभिक्रिया उष्मा शोषी अभिक्रिया होती है। अपघटन अभिक्रिया का मतलब है टूटना, अपघटित होना। तो आप कभी कोई भी चीज़ कर रहे हैं, आप गर्म कर रहे हैं या उष्मा दे रहे हैं या बिजली दे रहे हैं, तो उसमें आप हीट तो देंगे ही देंगे। बात समझ में आ रही है। आंसर हो जाएगा डी। आगे बढ़ा जाए, तीनों सही था इसका।
यहाँ पे है कि निम्नलिखित में कौन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया पूछ रहा है। ऊष्माक्षेपी में ऊष्मा निकलता है, ऊष्मा शोषित हो जाता है, कम जाता है, ऊष्माक्षेपी में बाहर निकलता है। तो ईंधन का दहन, ईंधन के जलने से, श्वसन से, जंतु तथा पौधे के अवशेष को कंपोस्ट बनाने से, हर जगह गर्मी निकलता है। आंसर डी इसका भी हो जाएगा। यहाँ पे है आपका संयोजन अभिक्रिया की प्रकृति ऊष्माक्षेपी होती है। तो आपस में मिल रहा है दो चीज, बात समझे, संयोज कर रहा है तो गर्मी निकल रहा है। आयकर अपघटन हो रहा है, कोई चीज टूट रहा है तो गर्मी हमको देना पड़ रहा है। तो ये दोनों सही हो जाएगा, दोनों में कोई गड़बड़ी नहीं है, दोनों पॉइंट सही है। यहाँ है कि निम्नलिखित में कौन सी अभिक्रिया विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट अभिक्रिया है। विस्थापन होना चाहिए। अच्छा, यहाँ डबल डिस्प्लेसमेंट ऐसा कुछ चर्चा नहीं किया, सिर्फ विस्थापन होना चाहिए। तो एक पर से आइटम दूसरे पर जाना चाहिए। देखिए कहाँ पे हो रहा है। पहला में ऐसा दिख रहा है क्या कुछ आपको? एल्युमिनियम ऑक्सीजन लिया है इस पर से। दूसरा नंबर में तो संयोजन अभिक्रिया है, तो ये तो आंसर हो नहीं सकता, संयोग कर गया। अगला में है, देखिए इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट है तो यहाँ पे विस्थापन सिर्फ बोला है। यहाँ देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट के लिए क्वेश्चन में लिख कर देगा आपको एग्जाम में, बात समझे। अब वरना अगर डबल डिस्प्लेसमेंट उसको जानना है तो फिर आपको सिंगल डिस्प्लेसमेंट जैसे ऑप्शन नंबर ए नहीं देगा एग्जाम में, आपको सिर्फ डबल डिस्प्लेसमेंट दिया रहेगा और विस्थापन पूछेगा तब उसको टिक मार दीजिए। लेकिन जब सिंगल डिस्प्लेसमेंट है और डबल डिस्प्लेसमेंट है और आपसे सिर्फ पूछा है विस्थापन, यानी कि आपको सिंगल वो पूछ रहा है, डबल नहीं पूछ रहा है। अगर डबल उसको पूछना होता तो फिर लिखता, जैसे यहाँ पे ये भी था, ऑप्शन ए भी और ऑप्शन सी भी था, तो इसमें इसको लिखना पड़ेगा डबल डिस्प्लेसमेंट, तब जाके आप सी को टिक मारिएगा, वरना आप ए को मारिएगा। क्लियर है। और नेक्स्ट है वियोजन अभिक्रिया, टूटना, टूट रहा है, वियोजन है। नेक्स्ट है कि धातु के ऑक्साइड का, धातु का ऑक्साइड क्षारीय होता है, ध्यान रखिएगा। धातु के ऑक्साइड का विद्युत अपघटन करने पर ऑक्सीजन गैस मुक्त होगा। ऑक्सीजन निगेटिव है या पॉजिटिव? तो आप कहेंगे ऑक्सीजन जो है सर निगेटिव कण है, क्योंकि अधातु है, इलेक्ट्रॉन ये लेने वाला है, तो ये पॉजिटिव वाला पर निकलेगा, यानी एनोड पर निकलेगा। बात समझे। ऑक्सीजन कहाँ से निकलेगा? एनोड से निकलेगा। और कैथोड से क्या होगा आपका? नहीं निकल पाएगा ये, क्योंकि कैथोड होता है माइनस और एनोड होता है प्लस, अपोजिट जगह से निकलेगा। क्लियर हो रही है बातें? अच्छा, ये कैसे याद रखेंगे एनोड और कैथोड? तो एगो ट्रिक देता हूँ, आप याद रखिएगा। हमारे घर में जो बैटरी होता है ना, जो घर में हम लोग यूज करते हैं बैटरी, इसमें पानी हम लोग डालते हैं, जिसमें ऐसे दो लगा रहता है, याद रखिएगा इसमें एक प्लस होता है और एक माइनस होता है। तो जानते हैं इसका प्लस कैथोड होता है और इसका माइनस एनोड होता है। बैटरी का मैं बात कर रहा हूँ, बैटरी का बात कर रहा हूँ। लेकिन जब इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे थे, अभी हम लोग जो देख रहे थे इलेक्ट्रोलाइसिस था, विद्युत अपघटन था, उसमें उल्टा होता है। तो इसका याद रखने का तरीका सुनिएगा। हम लोग घर में बैटरी रखते हैं, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, सबको समझाते हैं घर में कि भाई बैटरी के कोई भी डिस्टर्ब ना करना, छेड़छाड़ नहीं करना। बात समझ में आ रहा है? बैटरी को कोई छेड़छाड़ नहीं करना, कोई डिस्टर्ब नहीं करना, सबको कहते हैं कि डिस्टर्ब ना करना। तो बैटरी में याद रखिएगा प्लस, कैथोड प्लस, बैटरी से कनेक्ट करके रखिए कि कैथोड क्या होता है? प्लस होता है। हम लोग मना करते हैं कि भाई कोई छेड़छाड़ नहीं करना, बैटरी को करंट लग जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं घरों में जो करंट आता है हम लोग को प्लस से लगता है, माइनस से नहीं लगता है करंट। कोई माइनस सिर्फ तार ऐसे छूना नहीं है, मैं सिर्फ एग्जांपल एक दे रहा हूँ। माइनस अगर टच भी हो जाए तो आपको करंट नहीं लगता, लेकिन जैसे ही प्लस में टच होता है करंट लग जाता है। तो हम लोग घर के बैटरी में समझाते हैं भाई कोई टच ना करना, कोई टच ना करना, वरना करंट लग जाएगा। तो प्लस होता है बैटरी में, उसी को मना करते हैं छूने के लिए, खतरा का चिन्हासी है। तो कैथोड घर में होता है बैटरी में, तो फिर इलेक्ट्रोलाइसिस में एनोड होता है प्लस, उसका उल्टा होता है। मैं तो कोशिश कर रहा हूँ कि आपको याद हो, क्योंकि ये बहुत स्टूडेंट को हल्का लग रहा होगा। बात है, कोई बड़ा बात थोड़ा ही नहीं सर है कि क्यों इस पे मेहनत कर रहे हैं, आगे बढ़िए। यही फंसाता है। अभी ये क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाते, जो लोग को नहीं पता था वो जवाब नहीं दे पाए होंगे। आप लोग कमेंट्स करके देख सकते हैं, खुद ही आप विचार करिए, देखिए कितने लोग हैं जो जवाब जानते थे। बहुत कम लोग जानते रहे होंगे, जानते थे तो सोना में सुहागा है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, ऑक्सीजन चूंकि एक निगेटिव कण है, अधातु है, तो माइनस ये लेता है, इलेक्ट्रॉन लेने वाला है, तो ये कहाँ से निकलेगा? एनोड से, क्योंकि एनोड प्लस होता है आपको वैद्युत अपघटन में। आगे बढ़िए। ये जो मैंने अभी आपको बात बताया,
ये हमारे एक सर ने बोला था और मेरे उस समय से दिमाग में आज तक है। बहुत पहले की बात है, मुझे तो याद भी नहीं, बहुत पहले की बात है। एक सर थे, उन्होंने ये लाइन बोला था कि हम लोग बार-बार कन्फ्यूज़ हो रहे थे सारे स्टूडेंट, तो सर ने उसी दिन समझाया। घर में बैटरी आता है, देखो प्लस वाला छूने के लिए मना किया जाता है, कोई करंट लग जाता है। याद रखना कि घर में कैथोड प्लस वाला को छूने से लगता है, प्लस वाला घर में होता है बैटरी में, तो फिर यहाँ उल्टा होता है बस। और याद है माइंड में। निम्नलिखित में कौन उभय विस्थापन, उभय मतलब डबल डिस्प्लेसमेंट, ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है कि इस पे से उस पे गया है, उस पे से इस पे आया है, उभय विस्थापन। उभय विस्थापन बहुत आसान है। इसके पास 2 आइटम होगा, इसके पास 2 आइटम होगा। इसका एक आइटम इस पर आ जाएगा, इसका एक आइटम इस पे आ जाएगा। यही तो होता है। ऑप्शन देखेंगे फट से आप जवाब दे पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, अमोनिया। देखिए एक अमोनियम एक अमोनिया होता है, NH3 एक होता है, एक होता है NH4। जो नाम बोलने में बड़ा लगे वो बड़ा लिखाएगा, जो नाम बोलने में छोटा लगे वो छोटा लिखाता है। जैसे अमोनियम, अमोनियम बड़ा लिखाता है तो 4 वाला, अमोनिया छोटा लिखाता है तो 3 वाला। अभी का क्वेश्चन देखिए क्या चीज़ पर है। अमोनिया को, क्या चीज़ को अमोनिया मतलब इसकी बात कर रहा है। अमोनिया को ऑक्सीजन में जलाने पर कौन सी गैस बनती है? तो ये सब चीज़ याद रखना पड़ेगा। नाइट्रोजन गैस बनती है। क्या बनेगी? नाइट्रोजन गैस बनती है। अब बहुत लोग सोच रहे होंगे हाइड्रोजन लगा है इसमें, हाइड्रोजन गैस बनता होगा। जी नहीं, नाइट्रोजन गैस निकलती है। हाइड्रोजन जल बना रहा होता है, ऑक्सीजन से मिलकर हाइड्रोजन जल बना रहा होता है, नाइट्रोजन गैस वहाँ निकल रहा होता है। आपको एक बात बता दें, एक कन्फ्यूजन में बताता हूँ। जो क्वेश्चन है यूपीएससी का क्वेश्चन है, सुन लीजिएगा जरा। आप नॉर्मल हम और आप सोचते नहीं है, लेकिन सोचवाता है। और यूपीएससी का क्वेश्चन सुनिए क्या है। उसने बोला कि चूंकि हम जानते हैं कि लिक्विड नाइट्रोजन का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, माइनस में रहता है, लेकिन फिर चिप्स वगैरह के पैकेट में जब नाइट्रोजन गैस भरा जाता है तो वो कैसे मतलब काम करता है वहाँ पे? क्यों नहीं उसका जो अंदर का आइटम होता है वो मतलब वो हो जाता है, सिल जाता है। सिल जाना मतलब कि मुलायम हो जाना। कैसे आंसर देंगे इसका? तो आप एक चीज़ जान लीजिए, उसका आंसर यही लगेगा कि लिक्विड के फॉर्म में वो बहुत ठंडा होता है, गैस के रूप में ठंडा नहीं होता है। बात समझ में आ रही है? ये चीज़ समझना है, ये टेक्निकली बात है। नेक्स्ट है लेड नाइट्रेट, लेड पीबी यहाँ पे लिखा गया है। लेड नाइट्रेट का उष्मीय विघटन मतलब थर्मल डिकम्पोजिशन से क्या प्राप्त होता है? मतलब आपने हीट में रख दिया, उसको गर्म कर दिया, उष्मीय मतलब गर्म कर रहा है लेड नाइट्रेट को, तो क्या प्राप्त होगा वो कह रहा है। जवाब दे पाएँ क्या आप? तो क्या प्राप्त होगा उससे? PbO, NO2 और O2 प्राप्त होगा आपको। लेड ऑक्साइड प्राप्त होगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्राप्त होगा और साथ में ऑक्सीजन प्राप्त होगा। 3 चीज़ प्राप्त होगा, याद करना है आपको ये सब चीज़। लेड नाइट्रेट आप डाले हैं तो क्या बनेगा? लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन। क्लियर हुई बातें? सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बीच किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया होगी? सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, NaOH और प्लस HCl। क्लियर है बात? के बीच रिएक्शन पूछ रहा है। दिमाग लगाइए, 4 ऑप्शन आपके सामने रहा ये। क्लियर हो गई बात? उदासीनीकरण अभिक्रिया, क्योंकि आपको पता होना चाहिए NaOH क्या है? बेस है, और HCl क्या है? एसिड है। तो ये क्या बनेगा? इसके बीच में रिएक्शन होके एक तो नमक बनेगा NaCl और जल बनेगा। इसको उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रल रिएक्शन भी बोलते हैं इसको। KClO3 का गर्म करने पर मुक्त होने वाला गैस है। ऐसे क्वेश्चंस को याद रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि इसमें क्लोरीन भी दिख रहा है और पहला ऑप्शन क्लोरीन दे रखा है, तो थोड़ा संभले कदम रहिएगा। ठीक है, क्या बनेगा? कैल्शियम क्लोराइड अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। रिएक्शन देखिए जरा, ये क्या कौन सा रिएक्शन है? बिना बुझा चूना है ये, क्विक लाइम इसको बोलते हैं। भखरा चूना भी इसको बोला नहीं, भखरा चूना इसको बोलते हैं, इसको शायद नहीं बोलते, इसको बोलते हैं। कोई नहीं, देखिए क्विक लाइम मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जल में आपने मिलाया घर में सफ़ेदी करने के लिए, यानी चूना देने के लिए, तो वो बन जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और गर्मी साथ में निकलता है। ये क्या हो रहा है?
दो चीज़ मिला और एक चीज़ बना, गर्मी नहीं कोई चीज़ है, दो मिलकर एक बनता है, इसको संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं। और संयोजन में गर्मी निकल रहा है, इधर गर्मी प्लस लिखने का मतलब है गर्मी का निकलना, तो ऊष्माक्षेपी। संयोजन और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया 33 का ए आंसर परफेक्ट हो जाएगा। जिस रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा की उत्पत्ति होती है, गर्मी की उत्पत्ति हो रही है, किसकी? ऊष्मा की उत्पत्ति हो रही है, तो क्या कहते हैं? ऊष्मा बढ़ना, तो ऊष्माक्षेपी रिएक्शन है, बाहर निकल रहा है ना, उत्पत्ति होने का मतलब बाहर निकलना। कभी कभी रिएक्शन में इस तरफ में लिखा रहेगा, ये एरो है ना, तो एरो के इधर प्लस में ऊष्मा लिखा रहेगा, इधर ऊष्मा लिखा है मतलब ऊष्मा शोषी हो गया, वो इधर ऊष्मा था, इधर ऊष्मा गायब हो गया। अगर इधर प्लस में ऊष्मा लिखा हुआ है मतलब वो है क्या? ऊष्मा छेपी। इस रिएक्शन को देखा जाए, यहाँ पे आपके सामने दे रहा है अमोनिया को हवा के साथ रिएक्ट कराने पर नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और जल बन रहा है, तो ये कौन सा रिएक्शन है बताएं जरा। क्लियर हो रही है? विस्थापन अभिक्रिया दिख रहा है आपको? इस पर का हाइड्रोजन इस पर आ गया है, तो विस्थापन अभिक्रिया हुआ ना जी। और इस पर के ऑक्सीजन इस पर आ गया है, विस्थापन अभिक्रिया है। अगर यहाँ द्विविस्थापन अभिक्रिया होता तो उसमें टिक मारना ज़्यादा बढ़िया होता, वैसे वो देगा नहीं, इसीलिए एक ही दिया है, क्योंकि वो जानता है बच्चा इसमें कंफ्यूज करेगा, इसीलिए। नेक्स्ट है आपका कि फेरस सल्फेट FeSO4, फेरस सल्फेट के विलयन में लोहा को मिलाने से निम्नलिखित में से कौन सी धातु विस्थापित करेगी? आप ही फेरस सल्फेट है यानी FeSO4 है, अब इसमें कॉपर डाल दीजिए, सॉरी लोहा डाल, एक मिनट, फेरस सल्फेट, अच्छा सॉरी क्वेश्चन का मतलब है कि फेरस सल्फेट है ना, तो इससे कह रहा है कि लोहा कौन विस्थापित करेगा, तो जो फेरस यानी आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव होगा वही विस्थापित करेगा। तो क्या आपको रिएक्टिव सीरीज याद है? बोलिए। अगर आप कहेंगे यस तब जाके जवाब दे पाइएगा, वरना नहीं दे पाइएगा। आइए मैं याद करा देता हूँ, रिएक्टिव से पूरा जीवन याद रहेगा, जीवन, जी हाँ, जीवन भर याद रहने वाला ट्रिक देने जा रहा हूँ, पूरा जीवन, होल लाइफ याद रखिए आप। हीरोइन कैटरीना को आप जानते होंगे, तो ट्रिक सुनिएगा। कैटरीना ने ध्यान रखिए, कैटरीना ने कैटरीना ने कार मांगी, कैटरीना ने कार मांगी, मिला क्या? पहले अल्टो लिखिएगा, सस्ता हुआ गाड़ी, अल्टो, जेन और फेरारी, सबने इतना याद रखना है, कैटरीना ने कार मांगी, मिला क्या? अल्टो, जेन और फेरारी, इतना याद रहेगा आपका, पूरा काम हो जाएगा। बात समझे? कैटरीना ने कार मांगी, ये ऊपर से नीचे का में था, जगह नहीं था तो मैं इधर दोबारा लिख दिया, सेकेंड रो, वो इसके एल्युमिनियम के नीचे जिंक है, समझे? कैटरीना पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, फेरस, एसएन से टीन, पीवी से लेड, उसके बाद नीचे आ जाता है हाइड्रोजन, उसके नीचे भी सीक्वेंस मैं बता ही दे रहा हूँ, इसके बाद हाइड्रोजन आएगा, यहाँ के बाद लेड के बाद पीबी, यहाँ सही का चिन्ह दे दिया हूँ मैं, उसके नीचे आएगा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बाद आएगा आपका कॉपर, कॉपर के बाद आएगा आपका सिल्वर, नहीं एक मिनट, उसके बाद आएगा मरकरी Hg, उसके बाद आएगा सिल्वर Ag, और तब Au, सबसे कम रिएक्टिव है सोना, Au से सोना, Ag से सिल्वर, Hg से मरकरी, कॉपर, उसके ऊपर में आपका हाइड्रोजन और लेड है, ऐसे पूरा एकदम रिएक्टिव सीरीज आपके सामने है। इसका ट्रिक है कि कैटरीना ने कार मांगी, मिला क्या? अल्टो, जेन और फेरारी, सबने उसको पागल कहा। कैटरीना ने कार मांगी, मिला क्या? अल्टो, जेन और फेरारी, सबने उसको पागल कहा। आगे भी है बट वो कोई काम का नहीं हो, तो याद ही रहेगा आपको, ज़्यादा बड़ा कर दूंगा तो आपको याद नहीं हो पाएगा।
फिर कभी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। पहले इतना आप याद रखें कि आगे यहाँ से यहाँ कैसे याद रखना है। ये तो ऐसे याद रहता है सबको, कॉपर से मरकरी, मरकरी से ऊपर सिल्वर, सबसे कम रिएक्टिव है आपका क्या, सोना। अब इससे आंसर कैसे दे पाएंगे इस क्वेश्चन का? आप आंसर देखिए, फेरस सल्फेट मतलब आयरन है, आयरन से के ऊपर कौन है? आयरन कहाँ पे है? देखिए आयरन है यहाँ पे, है ना, यहाँ पे आयरन, आयरन से ऊपर देखिए अब आप क्या है उससे ऊपर। आप कहेंगे सर ऑप्शन में है एस एन, तो एस एन तो उससे नीचे है, देखिए यहाँ पे एस एन है, तो एस एन तो नहीं हो पाएगा, ऑप्शन ए गयो। उसके बाद ए जी है, ए जी उसके नीचे है, देखिए यहाँ पे आके है, यहाँ ए जी यहाँ पे है, ए भी हटा दीजिए, ए जी भी नहीं होगा। कॉपर है डी नंबर में, कॉपर भी यहाँ पे है, तो कॉपर भी उसके नीचे ही है, तो ए भी हटा दीजिए। आंसर क्या होने वाला है? जिंक, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर हुआ? कैटरीना ने कार मांगी, मिला क्या? और यहाँ पे ना जेन अल्टो फेरारी बोला जाता है, कभी कभी ड्राइविंग बैठ जाता है जेन अल्टो और फेरारी, तो उसका याद रखने का तरीका, पहले सस्ता वाला गाड़ी, जेन से अल्टो से सस्ता कोई गाड़ी नहीं, इसीलिए अल्टो, जेन और फेरारी, सब ने उसको पागल कहा। क्यों? क्या मांग रही है? बात समझ में आ रही है? पीछे करिए, एक दो बार देखिए, आप कॉपी पर नोट कर लीजिए, वरना बहुत क्वेश्चन छूटेगा, नहीं याद रहता है, मुझे पता है। और इसको लिखने में 1 सेकेंड लगता है, एग्जाम में आ गया, बगल में फट सीना लिखेंगे और आंसर दबाएंगे कि जिंक आंसर होगा, कोई रोक नहीं सकता गलती करने से। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में कौन विघटन अभिक्रिया नहीं है? विघटन अभिक्रिया नहीं है, सो पूछ रहा है, बताए जरा। बताइए निम्नलिखित में कौन विघटन अभिक्रिया नहीं है? विघटन मतलब टूटना, ये टूट कर दो चीज बन गया, ये टूट कर दो चीज बन गया, ये आंसर ए नंबर हो जाएगा। ये विघटित थोड़े ना हो रहा है, संयोजित हो रहा है, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि सिल्वर क्लोराइड को गाढ़े भूरे रंग के बोतल में रखा जाता है। सिल्वर क्लोराइड को गाढ़े भूरे रंग के बोतल में रखा जाता है, क्यों? पहला तो आंसर नहीं होगा, बस फील के कारण नहीं, सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश संपर्क में अपघटित हो जाता है, यही आंसर होगा। सूर्य का प्रकाश उस पर नहीं पड़ने दिया जाता है, काला रंग के बोतल में रखा जाता है, डायरेक्ट सूर्य प्रकाश उस पर पड़ेगा, रिएक्ट कर जाए, इसलिए उसको डार्क बोतल में रखा जाता है। क्लियर लग रही है? समझ में आ रही है बातें? निम्नलिखित में कौन ऊष्मा छेपी अभिक्रिया है? ऊष्मा छेपी मतलब गर्मी निकल रहा है, इसमें माइनस हो रहा है गर्मी, तो ये तो आंसर हो नहीं सकता। इसमें देखिए प्लस ऊष्मा इधर लिखा गया, इधर प्लस लिखा गया, ये आंसर हो गया, ऊष्मा छेपी, ऊष्मा निकल रहा है, इसमें छेपित हो रहा है। इसमें देखिए इधर ऊष्मा लिखा गया है, तो ये तो गड़बड़ हो गया ना, ऊष्मा इधर था, इधर कहाँ गया ऊष्मा? गायब हो गया। इसमें भी देखिए अगला ऊष्मा लिखा गया है ना भाई? आप इसमें देखिए ये कैलोरी क्या होता है? किलो कैलोरी ऊष्मा होता है, ये ऊष्मा है, इधर ऊष्मा नहीं है, मतलब कि ऊष्मा शोषी है ये दोनों। नेक्स्ट है कि जल का वैद्युत अपघटन करने पर मुक्त होने वाले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों का मोल कितना होगा? बच्चा भी बताएगा। H2O देखिए, हाइड्रोजन कितना है? 2 है, ऑक्सीजन 1 है, पहले हाइड्रोजन पूछा है तो 2 होगा, बाद में 1 होगा। बोलिए कैसा लग रहा है? सेशन में मज़ा आ रहा है या नहीं? बोलिए। बहुत ऐसा क्वेश्चन लग रहा होगा कि हाँ आपको पहली बार मिल रहा होगा, आपके एग्जाम पर्पज़ के लिए बहुत अच्छा होगा ये क्वेश्चन सारे। यहाँ पे आपका कि कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में, किस चीज़ के? कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में लोहे के अंश को डुबोया गया है। कॉपर सल्फेट में लोहा मिला है, कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव लोहा है, रिएक्शन होगा। 30 मिनट बाद इस विलयन का रंग परिवर्तन किस तरह होगा? सुनिए ज़रा, आपको पहले मैं बता दूँ, कॉपर सल्फेट जो होता है हरा रंग का होता है। कैसा होता है? हरा रंग का होता है। और आपने एक सेकेंड, सॉरी, नीला रंग का होता है। कॉपर सल्फेट कैसा होता है? नीला रंग का होता है। और क्या होता है? आयरन सल्फेट जो बनता है, इसके बाद क्या बनेगा? कॉपर सल्फेट में आपने आयरन मिला रखा है, तो आयरन सल्फेट बनने लगेगा, क्योंकि लोहा ज़्यादा रिएक्टिव है, तो आयरन सल्फेट हल्का हरा रंग का होता है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, नीला से हरा बदलेगा, नीला से हरा, नीला टू हरा, नीला टू हरा। माइंड में बैठ रही है बातें? लाइक कीजिएगा, वीडियो लाइक ज़रूर करिएगा, कुछ ग्रुप्स वगैरह में ज़रूर शेयर कर दीजिए, थोड़ा कुछ और बच्चों के पास पहुँचे। अपना चैनल नहीं चाहते कि थोड़ा बड़ा हो क्या? सब दिन इसी तरह 2500-2000 बच्चों के बीच में रहूँ? थोड़ा सा बड़ा करिए, मेरा भी दिल में आशा है। कंटेंट तो माशाल्लाह ऐसा ऐसा ला रहा हूँ ना कि आप सोच भी नहीं सकते। कह रहा है सिट्रिक अम्ल को बैगनी रंग के, कौन सा? बैगनी रंग के पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 विलयन में डालने पर रंग का परिवर्तन किस रूप में होगा?
सिट्रिक अम्ल को बैगनी रंग के, ये तो जान लीजिए पोटेशियम परमैंगनेट का कलर पूछा हुआ है एग्जाम में रेलवे में कि पोटेशियम परमैंगनेट का कलर कैसा होता है, तो आज याद कर लीजिए बैगनी रंग का होता है। पहला क्वेश्चन यही हो गया। आप इसमें डाल रहे हैं सिट्रिक अम्ल, एसिड डाल रहे हैं, तो बैगनी क्या कौन से कलर में बदलेगा, तो बैगनी रंग जो बदलेगा वो लाल भूरा कलर में बदलेगा। कैसा बदलेगा, बैगनी बदल जाएगा लाल भूरा रंग, क्योंकि आप उसमें एसिड डाल रहे हैं, लाल भूरा रंग बदलेगा। ये सब थोड़ा सा याद करने वाला क्वेश्चन है। अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट, इसका सूत्र याद रखिएगा, इसका सूत्र इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार आया हुआ है। अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, पोटेशियम क्रोमियम ऑक्सीजन, पोटेशियम क्रोमियम ऑक्सीजन K2Cr2O7, हो गया। आगे बढ़िए। के घोल में क्या डाल रहे हैं आप, सल्फर डाइऑक्साइड डाल रहे हैं। सल्फर डाइऑक्साइड हम समझते हैं SO2, सल्फर डाइऑक्साइड प्रवाहित करते हैं, तो रंग परिवर्तन किस प्रकार, मतलब आपको जानना होगा पहले पोटेशियम डाइक्रोमेट का कलर कैसा होगा, पहले तो आप यही जानेंगे, अंडरस्टैंड। तो नारंगी रंग का होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट, कैसा होता है, नारंगी कलर का होता है, ये हरा रंग में बदलेगा। कैसा कलर में बदलेगा, पोटेशियम सल्फेट चूंकि बनेगा, पोटेशियम सल्फेट बनेगा और वो हरा रंग का होता है। देखिए आयरन सल्फेट हरा होता है, पोटेशियम सल्फेट हरा होता है। निम्नलिखित में से किसके बीच विस्थापन अभिक्रिया संपन्न नहीं हो सकता है, तो बस रिएक्टिव सीरीज याद कर लीजिए तो बना लीजिएगा, वरना नहीं बनेगा। मैं यह लिखता हूँ, आप जरा सोचिए तब तक। कैटरीना ने कार मांगी, मिला क्या, अल्टो जेन और फेरारी, सब ने पागल कहा। हाइड्रोजन, कॉपर, Hg, Ag, Au। क्लियर हो रही है बात। अब देखिए कैसे आंसर मिलेगा पटाख से। आयरन है और आप कॉपर में डाले हैं, कॉपर कम रिएक्टिव है। देखिए यहाँ पे मैं कलर अभी कर ले रहा हूँ आसमानी रंग का, देखिएगा आसमानी से बताऊंगा। यहाँ पे है फेरस, आप इसमें कॉपर डाल रहे हैं, कॉपर इसके नीचे आ रहा है, रिएक्शन नहीं होगा, पहला तो रिएक्शन नहीं हो पाएगा। पहला का मैं काट दे रहा हूँ, रिएक्शन नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट आप देखिएगा मैग्नीशियम, टिक कर दे रहा हूँ पहले। मैग्नीशियम यहाँ पे है, हम स्टार्ट यहाँ से किए थे, ध्यान रखिएगा। मैग्नीशियम यहाँ पे है और आपने एल्युमिनियम के साथ रख दिया इसको, एल्युमिनियम इसके जस्ट नीचे है, यहाँ पे मैग्नीशियम के नीचे, रिएक्शन होगा नहीं हो पाएगा, इसको भी कट कर दे रहा हूँ। ऑप्शन नंबर सी, NaCl के विलयन और कॉपर, सोडियम है यहाँ पे और आप कॉपर डाल रहे हैं, सोडियम कहाँ पे है तो ऊपर में है, और कॉपर कहाँ पे है, यहाँ पे है नीचे में, रिएक्शन होगा। बात समझ में आ रही है, कहेंगे नहीं सर रिएक्शन नहीं होगा, कि कॉपर कम रिएक्टिव है ना, नीचे में है कॉपर, और सोडियम बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, वो 2 नंबर पे है सोडियम, पोटेशियम के बाद 2 नंबर पोटेशियम के बाद सोडियम का ही नंबर आता है। बात समझ में आ रहा था, इसका आंसर डी हो जाएगा, कोई भी रिएक्शन इसमें नहीं हो पाएगा। जवाब दे पाए ना, कैटरीना ने कार मांगी, मिला क्या, अल्टोजेन और फेरारी सब ने उसको पागल कहा, और बताइए ये ट्रिक कितना काम कर गया। चलिए आगे बढ़िए। मैग्नीशियम का एक फीता नाइट्रोजन गैस की उपस्थिति में जलकर कौन सा यौगिक बनाता है, फिर से सुनिए। मैग्नीशियम का एक फीता Mg है, नाइट्रोजन गैस की उपस्थिति में जलकर कौन सा यौगिक बनाता है। पहला ऑप्शन में है कि मैग्नीशियम नहीं जलेगा क्योंकि जलने हेतु ऑक्सीजन की उपस्थिति अनिवार्य है, ऐसा नहीं है, ऐसा बात नहीं है, ये गलत बात है। ये ज़रूरत नहीं कि जलने के लिए हम, देखिए ये ज़रूरी है कि जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन ये भी ज़रूरत नहीं कि हमेशा ऑक्सीजन ही चाहिए। आंसर बनेगा आपका Mg3n2, थोड़ा सा ध्यान रखना होगा सूत्र, Mg3n2 बनेगा यहाँ पे, Mg2n2 नहीं बनेगा, Mg3n2 बनेगा, याद रखिएगा थोड़ा सा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सी धातु कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर विस्थापित करेगा। कॉपर सल्फेट से कॉपर निकालना है, यानी कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होना चाहिए। बनाइए ज़रा सोचिए।
अब देख लीजिए, हमको मैं रेड कलर से कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। हमको कॉपर कहाँ है उसको पहले हमको चिन्ह करना होगा। जा, कॉपर तो मैंने लिखा ही नहीं। तो कॉपर पीडी के नीचे आएगा एच, और एच के नीचे आ जाएगा सी यू। तो कॉपर रहा ये। अब कॉपर का बताना है। कॉपर को किससे रिएक्शन हो सकता है? सोना कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, कॉपर के नीचे सोना होगा। एजी सिल्वर कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, नीचे में सिल्वर होगा इसके। प्लेटिनम कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, इसके नीचे में होगा। तो आंसर क्या होगा? एफी। इसके ऊपर में एफी, यहाँ पे देखिए ऊपर में है। 1 नंबर पोटेशियम का है, फिर सोडियम का है, फिर कैल्शियम का है, फिर मैग्नीशियम का है। एल्युमिनियम, जिंक, फेरस, टीन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, उसके बाद है आपका चांदी, उसके बाद सोना एजी, औरम, उसके बाद मतलब एजी, उसके बाद एयू, तब लास्ट में पीटी होता है, मतलब प्लेटिनम। यहाँ पे कह रहा है वसा युक्त खाद्य पदार्थ को सड़ने से बचाने के लिए जिस बाहरी पदार्थ का इस्तेमाल किया जाता है वो नाइट्रोजन है। ये तो हम सभी ना जानते हैं। क्या मिला देते हैं हम उसमें? एंटीऑक्सीडेंट बोलते हैं उसको, जो कि ऑक्सीजन को ही हटा देता है, एंटीऑक्सीडेंट। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा दहन अभिक्रिया है? तो पेट्रोल का जलना दहन अभिक्रिया है। मोम का पिघलना नहीं है, जल का जमना नहीं है, सब नहीं। कली चूना, जिसको क्विक लाइम बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड इसको बोलते हैं, CaO। कली चूना और जल के बीच जब अभिक्रिया होगी तो कली चूना अपघटित होकर ऑक्सीजन गैस देगा? जी नहीं। पर्याप्त ऊष्मा का उत्सर्जन होगा? ये सही है, बहुत सारा ऊष्मा निकलेगा। क्विक लाइम ऊष्मा देता है। कह रहा है कि किसी ताज़ा तेल को बहुत दिनों तक सुरक्षित रखने के लिए निम्नलिखित किस गैस का उपयोग करेंगे? तो नाइट्रोजन गैस का उपयोग करेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन को हटाना पड़ेगा, वरना वो खराब कर देगा, सड़ा देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा। एक हल्के रंग के रवादार पदार्थ को गर्म करने पर दम घुटने वाली गैस निकलती है। अच्छा, जस्ट अ सेकेंड। तथा भूरे रंग का ठोस पदार्थ अवशेष के रूप में प्राप्त होता है। समझ रहे हैं क्या हो रहा है, कौन रिएक्शन है? निम्नलिखित में इसका अभिक्रिया बताइए। देखिए, जैसे ही पढ़ा ना मैंने, एक हल्के हरे रंग का रवादार पदार्थ, बात समझ में आया? आगे कह रहा है गर्म करने पर दम घटने वाला, मतलब आपको निकलेगा इसमें, एगो निकलेगा SO2 और एगो निकलेगा SO3। तो जब भी ऐसा होता है तो एक हल्का हरे रंग के रवादार पदार्थ को गर्म करने पर ये सारी चीज़ बन गया। एक चीज़ ही कई चीज़ दे दी आपको। बात समझ में आ रही है? तो कौन सा रिएक्शन होगा ये? अपघटन हो, अभिक्रिया अपघटित होकर ही तो देगा ना, एक से ज़्यादा आइटम। भाखड़ा चूना को जलीय विलयन से दीवार पर छुताई करने पर दीवार की चमक बढ़ जाती है। निम्नलिखित में से किस पदार्थ के बनने से दिमाग चमकती है, दीवार चमकने लगती है? कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। क्या बनता है? सुनिए, आपने लाया एक रिएक्शन, देखिएगा जरा। देखिए, आपने मार्केट गया, आपने ये लाया, यहाँ पे देखिए D नंबर ऑप्शन आप लाए खरीद के, इसमें आपने डाला H2O। तो यहाँ एरो के बाद क्या बनेगा? मैं यहाँ तीर दे रहा हूँ, ये बना। आपने लाया ये खरीद के कैल्शियम ऑक्साइड, आपने जल में मिलाया, उसको घोरा, गर्म हुआ, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हुआ और बन गया क्या? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब इसके आगे का रिएक्शन बताता हूँ क्या होगा। इसके बाद क्या होगा कि आपने चूना कर दिया, अब ये क्या करेगा? वातावरण से CO2 कहेगा आह आह आह, CO2 को बुलाएगा और क्या बनाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा। वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड गैस ले लेकर क्या बनेगा? 1-2 दिन का प्रोसेस होता है, क्या बन जाएगा? धीरे धीरे ये कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा और आप दीवार देखेंगे पूरा चमकने लगेगा। जिस समय आप चूना करते हो उस समय चमक नहीं होता है, आपको लगता है पानी की वजह से ऐसा हो रहा है, लेकिन जैसे जैसे पानी भी सूख जाता है और साथ में ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस से रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाते जाता है, कि बेहतरीन चमकने लग जाता है। सारा प्रोसेस याद हो गया। द्रवित सोडियम क्लोराइड को द्रवित कर दिए आप, का विद्युत अपघटन करने पर कौन सा लक्षण परिलक्षित होंगे? तो अभी मैं थोड़ा देर पहले एक रिएक्शन दिया था, शायद आपको याद होगा।
ऐसा ऐसा टेक्निक देता हूँ ना, आप विश्वास करो, आपके लिए रामबाण होने वाला है। एक यहाँ प्लस है और एक यहाँ माइनस है। आपको मैं बताया था थोड़ा देर पहले एक ट्रिक कि घर में बैटरी होता है तो हम लोग बहुत बोलते हैं, अरे भाई बैटरी को मत टच करो, मत टच करो, करंट लग जाएगा। तो करंट क्यों लगता है? कहते हैं मतलब कहते हैं कैथोड। कैथोड कहाँ है? तो वहाँ पे जो कैथोड होता है प्लस, तो यहाँ पे कैथोड ये होता है। बात समझ में आ रही है? गलती से क्लिक कर दिया, सारा मेहनत काम खराब हो गया। 1 सेकंड दीजिए, फिर से बनाना पड़ेगा, ज़्यादा देर नहीं लगेगा। बस इतना देर में बन गया। देखिए ये प्लस है, ये है कैथोड, सॉरी यहाँ पे एनोड होगा और ये कैथोड होगा। शॉर्टकट में लिख देते हैं क्योंकि ये माइनस है। आप इसमें डाल रहे हैं NaCl, टूटेगा या क्लोरीन माइनस में टूटेगा, सोडियम प्लस में टूटेगा। प्लस वाला चला जाएगा एनोड के पास, 1 मिनट, कैथोड के पास सोडियम आ जाएगा और क्लोरीन चला जाएगा एनोड के पास। बात समझे? अब यही चीज़ यहाँ पर ही है। सोडियम धातु एनोड पर निकलेगा? नहीं निकलेगा, कैथोड पर निकलेगा। सोडियम धातु कैथोड पर निकलेगा, क्लोरीन गैस एनोड पर निकलेगा। बी और सी आंसर हो जाएगा। बोलिए कितना अच्छा काम कर रहा है ट्रिक। बताइए, सब गड़बड़ होने वाला क्वेश्चन है ना? एनोड कैथोड पगला देगा और ऐसा ट्रिक दे दिए कि भूल नहीं सकते आप। एक प्रखनली में थोड़ा बेरियम हाइड्रा ऑक्साइड, अच्छा बेरियम हाइड्रा ऑक्साइड लेंगे और थोड़ा अमोनियम क्लोराइड NaCl, सॉरी NH4Cl2 अमोनियम क्लोराइड डाला गया। मिश्रण को कांच के छड़ से चलाया जाता है। इस अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सही है? बेरियम हाइड्रोक्साइड और सीराकर अमोनियम क्लोराइड के रिएक्शन बता दीजिए। तो यह एक क्या है? उष्मा शोषी अभिक्रिया। तो प्रखनली को छूने पर ना ठंडा आपको महसूस होगा कि उष्मा उसमें का खत्म हो चुका है, उष्मा शोषी अभिक्रिया है, इसीलिए ये सब थोड़ा याद रखना पड़ेगा डायरेक्ट। यहाँ पे है, निम्नलिखित में कौन असत्य है? पहला, जल का विद्युत अपघटन करने पर हाइड्रोजन और OH निकलेगा। नहीं जी, OH और हाइड्रोजन, H प्लस देगा एसिड पानी में घुलने पर, OH देता है बेस पानी में घुलने पर। तो ये तो आंसर हो नहीं सकता। टिंग टोंग, क्लियर है बात? नेक्स्ट का रहा है, सिल्वर धातु तनु HCl से अभिक्रिया नहीं करता है। एकदम सही बात है। आपको पता होना चाहिए सिल्वर और आयरन को रिएक्शन कराने के लिए एक्वा रेजिया का जरूरत पड़ता है। किसका पड़ता है? एक्वा रेजिया। उसमें सुनिए क्या रहता है? HCl रहता है और साथ में क्या रहता है? HNO3 रहता है, HNO3 रहता है और 3:1 रेशियो में रहता है मिला हुआ। दिस इज नॉन एज एक्वा रेशिया। HCl और साथ में HNO3, HCl HNO3 3:1। बात समझ में आ रही है? आगे बढ़े क्या? तो ये तो गड़बड़ हो गया क्योंकि सिल्वर धातु पर HCl अभिक्रिया तो करता नहीं है। नेक्स्ट है आपका, H2S एंड Cl2 के बीच अभिक्रिया होने पर सल्फर पृथक होता है। नहीं, ये भी नहीं हो पाएगा, ये संभव अभिक्रिया नहीं है। नेक्स्ट है, पोटेशियम क्लोराइड के विलयन में सिल्वर नाइट्रेट विलयन डालने पर एक विलय अवक्षेप प्राप्त होगा। एक बात बताइए, सिल्वर नाइट्रेट और पोटेशियम क्लोराइड है, ये भी रिएक्शन संभव नहीं है। ये भी रुकिए, कुछ गड़बड़ सड़बड़ मैं बोले जा रहा हूँ क्या? उल्टा मैं बोल रहा हूँ क्या? रुकिए, पहला तो नहीं होगा संभव क्योंकि जब जल को तोड़ेंगे तो ये दोनों तो चीज़ तो निकल नहीं सकता। ये अभिक्रिया नहीं हो पाएगा, ये सही बात है। सिल्वर हाइड्रोजन HCl से अभिक्रिया नहीं करेगा। अगला है आपका कि H2S क्लोरीन के बीच अभिक्रिया होने पर सल्फर पृथक होगा। तो ये तो सही बात है, माफ़ी चाहते हैं, लेकिन हड़बड़ में क्या बोल रहा था पता नहीं। ये तो रिएक्शन होगा और सल्फर अलग होगा और क्लोरीन रिएक्ट करेगा, सल्फर को अलग करेगा। ये सही है, ये रिएक्शन संभव है। नेक्स्ट है पोटेशियम क्लोराइड और KCl। देखिए ज़रा इसको समझिए, KCl में क्या कर रहा है कि पोटेशियम क्लोराइड के विलयन में सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 आपने डाला तो क्या कर रहा है? विलयन डालने पर
एक सफ़ेद अवक्षेप बनेगा, तो जी हाँ बनेगा। समझिए, ये बात सही दिया गया है। कैसे उसको समझिए। आपने डाला, अब बनेगा KNO3 बनेगा। क्या बनेगा? KNO3 और प्लस AgCl बनेगा। समझे? तो यही कह रहा है, सफ़ेद अवक्षेप आपको प्राप्त होगा। तो ये भी रिएक्शन संभव है। मैं पता नहीं क्या मैं बोले जा रहा था। पहला संभव नहीं है, ये सारी बात सही है। हो जाता है कभी कभी, माफ़ी चाहते हैं, सॉरी। कर एल्युमिनियम के साफ पत्थर, क्या है? एल्युमिनियम के साफ पत्थर जिंक सल्फेट के जलीय विलयन में डुबाया गया है। ओके। 20 मिनट बाद एल्युमिनियम पत्थर को जब बाहर निकाला गया है तो इस पर चमकीले धूसर रंग के परत जमी थी। इससे पता चलता है कि, अब रिएक्टिव से याद होगा तब बता दीजिएगा। अब देखिए इसमें रिएक्शन, देखिए कहाँ कहाँ क्या है। किसका बात हुआ? एल्युमिनियम का बात हो रहा था, यहाँ पे है, ग्रीन से मैंने टिक कर दिया। और जिंक सल्फेट उसके नीचे है। तो ज़्यादा रिएक्टिव क्या है बताइए? देखिए जवाब देना है आपको, इतना देर से बता रहे हैं। दिमाग लग गया होगा। ऊपर में एल्युमिनियम है और नीचे जिंक है, यानी कि एल्युमिनियम ज़्यादा रिएक्टिव है। ये आंसर हो जाएगा सी नंबर। एल्युमिनियम जिंक की तुलना में अधिक क्रियाशील है। यानी कि एक चीज़ समझिएगा ज़रा, इसका कोई यूज है? बोलो आप मेरे को। 20 मिनट रखे, आधा घंटा रखे, कुछ यूज नहीं है। सिर्फ आपको रिएक्टिव सीरीज पता है तो आप जवाब दे पाइएगा, नहीं तो नहीं दे पाइएगा। ये जो आमा मई का कथा लिखा गया है, बिना काम के लिख दिया है, फंसाने के लिए। आगे बढ़ा जाए बात। यहाँ पे है कि सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट के होगा यहाँ पे। सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में तांबे की तार लटकाने पर तांबे की तार पर चमकीले सिल्वर परत बैठ जाती है। इस अभिक्रिया से पता चलता है कि तांबा ज़्यादा रिएक्टिव है सिल्वर से, है कि नहीं? सिल्वर तांबा से अधिक, नहीं, तांबा सिल्वर से अधिक रिएक्टिव है। ये आंसर होगा बी नंबर। देख रहे हैं क्रियाशील समूह से कैसा कैसा क्वेश्चन आया है। जब ट्रिक दे तो उसको वैल्यू दिया कीजिए, सच में वो काम का होता है। नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित में कौन सा परिघटना रासायनिक अभिक्रिया से संबंधित है? पहला, सिलेंडर में उच्च दाब पर नाइट्रोजन गैस का भंडार, इसमें कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं हो रही है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस को तरल रूप में परिवर्तित करना, यहाँ भी कोई रिएक्शन नहीं हो रही है। तांबे के पत्थर को उच्च ताप पर गर्म करना, यहाँ रिएक्शन हो रहा है। जब तांबा के पत्थर को बहुत हाई टेम्परेचर गर्म करेंगे तो कॉपर ऑक्साइड बनाएगा वातावरण से ऑक्सीजन लेकर। और पेट्रोल खुला छोड़ दीजिएगा तो कुछ भी नहीं होगा। पेट्रोल हो सके वायु में उड़ जाए, हवा में गैस बन के। रासायनिक अभिक्रिया कह रहा है, आयरन को कॉपर सल्फेट के साथ डाल रहे हैं आप। कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव आयरन है तो रिएक्शन ये संभव है। ये बना, क्या हो रहा है आप खुद देखो। सल्फेट इस पर से इस पे आ गया तो ये विस्थापन अभिक्रिया है। पहला आंसर हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया। निम्नलिखित कथन पर विचार करिए। मैग्नीशियम का नाइट्रोजन गैस की उपस्थिति में दहन हो सकता है? हाँ, हो सकता है। नाइट्रोजन गैस में मैग्नीशियम जलता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, एंटीमनी का चूर्ण का क्लोरीन गैस की उपस्थिति में जलाया जा सकता है। ये भी सही है। एंटीमनी के चूर्ण को ना क्लोरीन गैस की उपस्थिति में आप जला सकते हैं। जलती हुई मोमबत्ती को क्लोरीन से भरे पात्र में ले जाया जाता है तो बुझ जाती है, नहीं बुझती है। यही आंसर हो जाएगा, यही गड़बड़ है। जलती हुई मोमबत्ती को क्लोरीन के भरे पात्र में ले जाया जाए, बुझ जाती नहीं, बुझती नहीं है, यहाँ भी जलता रहेगा। ये गलत लाइन लिखा गया है। पहला दूसरा सही था, इसका मतलब तीसरा गलत था। यहाँ है कि निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ CO2 की उपस्थिति में जलकर ऊष्मा और प्रकाश उत्सर्जित कर सकता है? निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ CO2 की उपस्थिति में, किसके उपस्थिति में? कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में जलकर ऊष्मा और प्रकाश उत्सर्जित कर सकता है?
तारपीन का तेल आंसर हो जाएगा। तारपीन का तेल जानते हैं CO2 की उपस्थिति में भी जल जाता है। एक मिनट रुकिएगा। तारपीन का तेल नहीं आंसर दीजिए, इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन के निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ CO2 की उपस्थिति में जलकर ऊष्मा तथा प्रकाश का उत्सर्जन करेगा? पोटेशियम करेगा। समझे, आप ही चाहते हैं, तारपीन का तेल नहीं करेगा। तारपीन का तेल नहीं, तारपीन का तेल नहीं करेगा, सॉरी। इसका पोटेशियम आंसर दीजिए, ठीक है। पोटेशियम CO2 की उपस्थिति में भी जल जाता है। इस बात में थोड़ा सा कंट्राडिक्शन में बता दूं, इसका आंसर जो है पोटेशियम ही दीजिएगा, सही होगा। लेकिन जान लीजिए मैग्नीशियम भी जल सकता है CO2 में, लेकिन आंसर पोटेशियम देना ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। एग्जाम का मैं आंसर बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल की बात नहीं कर रहा हूँ। एग्जाम में आंसर इसको BPSC माना था, एक बार एग्जाम में पूछा था, तो ये भी हो सकता है आंसर। वैसे C ज़्यादा बेटर आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि वे रासायनिक अभिक्रिया जो दोनों दशाओं में संपन्न हो सकती है, सॉरी दोनों दिशाओं में, तो उसको बोलते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया। आप ऐसा साइन देखेंगे लगा हुआ है, ऐसे और ऐसे, मतलब इधर का आइटम इधर बन जाएगा और फिर कुछ देर छोड़ दिया तो इधर वाला इधर बन जाएगा, तो उसको उत्क्रमणीय अभिक्रिया बोलते हैं। क्लियर हुई बातें? चमकदार भूरे रंग के किसी तत्व को वायु में गर्म करने पर उसका रंग काला हो जाता है। यह तत्व निम्न में से कौन सा है? चमकदार भूरे रंग के किसी तत्व को वायु में गर्म करने पर उसका रंग काला हो जाता है, यह निम्न तत्व कौन हो सकता है? यह कॉपर हो सकता है। पहले तो भूरा रंग का है, भूरा बोलिए या लाल बोलिए चलेगा, भूरा लाल रहता है और वो काला पड़ जाता है वायु में। कॉपर सल्फेट, सॉरी कॉपर। नेक्स्ट है कि रासायनिक, सही बताना है कि रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक एक से अधिक अवस्था में हो विषमांगी अभिक्रिया कहलाता है। सुनिए, समांगी और विषमांगी अभिक्रिया क्या होता है, जैसे देखिए जरा। नेक्स्ट है अमोनिया निर्माण की हैबर विधि में विषमांगी अभिक्रिया। देखिए, थोड़ा प्रैक्टिकल पर जाना पड़ेगा तब ये समझ में आपको आएगा। ये तो गलत है, पहला तो सही है, मैं समझाता हूँ। देखिए, जैसे मैं क्या करता हूँ, कार्बन प्लस ऑक्सीजन को बनाता हूँ तो CO2 बनता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ठोस है और यहाँ पे क्या है, गैस है, तो ये विषमांगी हो गया। समझे, ये विषमांगी अभिक्रिया है। पहला इसी की बात कर रहा है। एक और एग्जांपल देखिए, O2 का आपने रिएक्शन कराया H2 से, क्या बनेगा, H2O। अब ये दोनों गैस है, ये भी गैस ये भी गैस, तो ये क्या हो गया, समांगी हो गया। समांगी विषमांगी समझ गए होंगे। ये याद रखना है कि अमोनिया हैबर विधि में विषमांगी अभिक्रिया नहीं, समांगी अभिक्रिया होता है। अमोनिया हैबर विधि में क्या होता है ना कि अमोनिया का रिएक्शन क्लोरीन से अगर आप कराते हैं तो ये भी गैस होता है, समांगी होता है, विषमांगी कह रहा है, इसलिए ये गलत होगा। वैसे और भी जगह ये लागू होता है। नेक्स्ट आपका कि रासायनिक अभिक्रिया के आरंभ होने के बाद समय के साथ उत्पाद की सांद्रता बढ़ता जाता है। रासायनिक अभिक्रिया हो गया है, धीरे धीरे क्या होगा, अब अभिक्रिया का वेग घटता जाएगा, सांद्र बढ़ता जाएगा, और अभिकारक का सांद्र घटता जाएगा। तीनों सही हो गया इसका तो आंसर। बड़ा गड़बड़ हो गया, लास्ट ऑप्शन में कर दीजिए ना आप, इनमें से सभी, इसको काट दीजिए, लिख दीजिए सभी। समझे क्यों? क्योंकि अभिकारक घटता जाएगा। जैसे एरो देखिए, मैं दिखा रहा हूँ, एरो है, इधर वाला आइटम घटता जाएगा, इधर वाला आइटम बढ़ता जाएगा। क्लियर है? तो ये दोनों हो गया। और उत्पाद का सांद्रता बढ़ता जाएगा, सांद्रता मतलब कंसंट्रेशन, इधर बढ़ता जाएगा, इधर सांद्र घटता जाएगा। क्लियर हो गई कि नहीं बातें होगी? तो इसका आंसर यहाँ पे काट के सभी कर दीजिए और आंसर हो जाएगा यही सभी। रासायनिक अभिक्रिया को प्रारंभ करने हेतु अभिकारकों को सक्रिय या उत्तेजित अवस्था में लाने हेतु अतिरिक्त ऊष्मा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा क्या कहलाती है, संक्रियन ऊर्जा कहलाती है। अलग से आप ऊर्जा दे रहे हैं तो रिएक्शन हो रहा है, वरना नहीं होगा। तो संक्रियन ऊर्जा को आप बढ़ाते हैं, बात समझ में आ रही है, तो रिएक्शन तेजी होगा। संक्रियन ऊर्जा घटाते हैं तो रिएक्शन क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, क्योंकि इसी पर आधारित है ये रिएक्शन। समझ रहे हैं ना बात? बहुत टेक्निकल क्वेश्चन है, एग्जाम में आएगा, फंसिएगा मत। फिर से सुनिए अगर नहीं समझे तो। रासायनिक अभिक्रिया को प्रारंभ करना है, स्टार्ट करना है, ठीक है।
आप क्या कर रहे हैं, उत्तेजित अवस्था में लाने के लिए अतिरिक्त शब्द पर ध्यान दीजिए, अब अतिरिक्त ऊष्मा आप दे रहे हैं, इसको संक्रियण ऊर्जा बोल रहे हैं। अगर अभिक्रिया तेज करना है तो संकीर्ण ऊर्जा और बढ़ाना होगा, और संक्रियण ऊर्जा कम करेंगे तो रिएक्शन स्लो हो जाएगा, क्योंकि अलग से आप दे रहे हैं एनर्जी, तभी तो रिएक्शन हो रहा है। इस क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा कारक रासायनिक अभिक्रिया के वेग को प्रभावित नहीं करता है, वेग को प्रभावित नहीं करता। तो अभिकारकों का सांद्रण, ताप, ऊष्मा। अभिकारकों की भौतिक अवस्था एवं प्राकृतिक, पात्र जिसमें अभिक्रिया संपन्न होता है, यही आंसर हो जाएगा। ये कौन सा मतलब एक्टिविटी, इसका कोई यूज लग रहा है? रिएक्शन अलग चीज़ है, पात्र अलग चीज़ है। अच्छा, ये बी ऑप्शन नंबर था, जैसे अभिकारक का सांद्रण ताप, तो ताप पर भी प्रभाव पड़ता है, अभिकारक पर भी पड़ता है, अवस्था भी, प्रकृति भी, लेकिन पात्र से कोई मतलब नहीं होता। आंसर डी हो जाएगा इसका। किसी पदार्थ की अभिक्रिया करने की दर, किसी पदार्थ की अभिक्रिया करने की दर पदार्थ के अणुओं पर निर्भर करता है, उत्पाद के सांद्रण के अनुपात होता है, अनुपाती होता है, पदार्थ के सक्रिय द्रव्यमान के समानुपाती होता है, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन अच्छा है, आंसर क्या दिया जा सकता है बताइए तो जरा। आंसर आप दे दीजिए, ये क्या हो गया, आप आंसर दे सकते हैं पदार्थ के सक्रिय द्रव्यमान की समानुपाती होता है, मतलब कितना आप रिएक्शन करने के लिए पदार्थ डाले उस पर डिपेंड होता है, पदार्थ की सक्रिय द्रव्यमान के समानुपाती होता है, ये अभिक्रिया कितना करेगा। मतलब छोटा थोड़ा रखिएगा तो थोड़ा रिएक्शन होगा, ज़्यादा रखिएगा तो ज़्यादा रिएक्शन होगा। रासायनिक समयावस्था में अभिक्रिया मंद पड़ जाती है, अभिक्रिया रुक जाती है, अग्रिम अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है, अग्रिम अभिक्रिया का वेग उल्टी अभिक्रिया के वेग के बराबर हो जाता है, यही आंसर हो जाएगा। रासायनिक समयावस्था क्या है अभी हम समझाते हैं। समयावस्था का मतलब अग्रिम अभिक्रिया का वेग उल्टी अभिक्रिया के वेग के बराबर हो जाता है। जैसे अभी थोड़ा देर पहले आपने देखा था उत्क्रमणीय अभिक्रिया में बताया था, जिसमें ऐसा एरो लगा रहता है, ऐसे और ऐसे, तो इधर का आइटम ये बन रहा है, तो इधर का आइटम इधर बनते जा रहा है, बनते जा रहा है, एक समय आएगा जब दोनों बराबर हो जाएगा, बराबर हो गया तो इसी को बोलेंगे रासायनिक साम्यावस्था, दोनों सेम हो गया। समझ में आ रही है बात, मतलब इधर का इधर आइटम बन रहा है, इधर का इधर बन रहा है, बराबर मात्रा में आ गया, समयावस्था आ गया। ठोस अभिकारक को तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर देने पर अभिक्रिया तेज हो जाएगा। आप एक बात बताइए, इतना बड़ा कोयला जल रहा है, आप इसको तोड़ के छोटा छोटा कोयला रख दीजिए, छोटा छोटा कोयला जल्दी जलने लगेगा, तभी क्रिया तेज हो जाता है ना तोड़ने पर। बहुत सी रासायनिक अभिक्रियाओं का वेग किसी बाहरी पदार्थ की उपस्थिति में बढ़ या घट जाता है, उसको उत्प्रेरक बोलते हैं। बाहर से जो चीज़ आप डालते हैं जिससे अभिक्रिया तेज भी हो सकता है, घट भी सकता है, तो उत्प्रेरक के नाम से उसको जानते हैं, कैटलिस्ट। उत्प्रेरक वे पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया के दर के वेग को परिवर्तित करता है, मतलब घटा भी सकता है, बढ़ा भी सकता है, तो इसी को ना मिलाकर लिख दिया परिवर्तित कर सकता है, तो सी आंसर दीजिए इसका। नहीं 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 नहीं, परिवर्तन यहाँ लिखा गया, परिवर्तित कर सकता है, डी आंसर होगा, हम अपरिवर्तित में टिक गलती से लगा रहे थे। रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक की भूमिका है बदलना, तो एक चीज़ समझिएगा, संक्रियण ऊर्जा बदलता है वो, संक्रियण ऊर्जा को क्या करेगा, घटा देगा, रिएक्शन स्लो हो जाएगा, संक्रियण ऊर्जा बढ़ा देगा तो रिएक्शन बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है कैसे आंसर दे रहे हैं। उत्प्रेरक के संबंध में कौन सा सही है, यह प्रक्रिया की दर बढ़ाता है, यह प्रक्रिया की दर बढ़ाता है, तो जी हाँ बढ़ाता है। यह संक्रियण ऊर्जा बढ़ाता है, हाँ बढ़ा सकता है। रुझे रुझे, यह संक्रियण ऊर्जा घटाता है, नहीं अभिक्रिया के दर की बात नहीं करेंगे, ये इस पर बात करेंगे। यह या तो संक्रियण ऊर्जा को बढ़ा देता है या संक्रियण ऊर्जा को घटा देता है। संक्रियण ऊर्जा को घटाया तो रिएक्शन स्लो हो जाएगा, संक्रियण ऊर्जा को बढ़ाया तो रिएक्शन बढ़ जाएगा। अभिक्रिया की दर में इससे कोई लेना देना नहीं है। हाँ ये जरूर कहेंगे कि यह संक्रियण ऊर्जा बढ़ाएगा तो रिएक्शन बढ़ जाएगा, तेज हो जाएगा, लेकिन इसके वजह से नहीं हो रहा होता है। इसका आंसर क्या होगा, 2 और 3 आंसर परफेक्ट। ऑप्शन में तो है ही नहीं।
एक चीज़ थोड़ा सा जानिएगा, कन्फ्यूजिंग यहाँ पे हो रहा है, मैं आपको क्लियर करूँ। देखिए, उत्प्रेरक को लमसम जो यूज होता है वो प्रतिक्रिया को बढ़ाता है, ठीक है, और प्रतिक्रिया बढ़ाता है संक्रियण ऊर्जा को कम करके। संक्रियण ऊर्जा कम करेगा, प्रतिक्रिया की दर बढ़ जाएगा, ठीक है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि अभी आपने कहा था सर कि एक क्वेश्चन ऊपर में था कि रिएक्शन में यदि वेग बढ़े या घटे, बाहरी चीज़ का जरूरत पड़े, उसे उत्प्रेरक कहते हैं। तो देखिए, उत्प्रेरक दो तरह का होता है, आगे आपको क्वेश्चन मिलेगा, धनात्मक और ऋणात्मक। यहाँ सिर्फ उत्प्रेरक कह रहा है ना, तो जब भी उत्प्रेरक सिर्फ कहा जाता है तो धनात्मक सेंस में लिया जाता है, जो अभिक्रिया के बढ़ाए, समझे। तो संक्रियण ऊर्जा को घटाएगा, अभिक्रिया को बढ़ाएगा। ये थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है, तो आंसर इसका देना रहेगा 1 और 3 ऑप्शन के हिसाब से। ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पे दिया गया है आंसर। बी गलत नहीं है 2 नंबर, बट ऑप्शन के हिसाब से आपको 1 और 3 देना पड़ेगा कि प्रतिक्रिया दर कब बढ़ेगा, जब संक्रियण ऊर्जा घटेगा। आप समझिएगा, संक्रियण ऊर्जा घटता भी है, ऐसा नहीं कि नहीं घटता है, ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ऑप्शन के हिसाब से हमको मजबूरन है देना 1 और 3। क्लियर हो रही है ना बात? ऐसा मत सोच लीजिए कि उत्प्रेरक संकीर्ण ऊर्जा को मतलब बढ़ा नहीं सकता, उत्प्रेरक बढ़ा सकता है। तो संकीर्ण ऊर्जा बढ़ेगा तो उस समय अभिक्रिया की दर घट जाएगा, ये जो प्रक्रिया की दर है वो घट जाएगा। ऑप्शन से चलना पड़ता है ना, क्या करिएगा। पहला कह रहा है, जब उत्प्रेरक, अभिकारक एवं प्रतिफल सभी एक ही भौतिक अवस्था में हो तो उत्प्रेरक समांग उत्प्रेरक है। जी हाँ, जब सारे उत्प्रेरक, अभिकारक और प्रतिफल सभी का जो क्या है अवस्था सेम होता है, उसको हम समांग उत्प्रेरक बोलते हैं। नेक्स्ट है विषमांग उत्प्रेरक, वो है जिसमें उत्प्रेरक और अभिकारक भिन्न भिन्न भौतिक अवस्था में होते हैं। तो ये भी सही है, दोनों इसके सही है, पॉइंट लिखा गया। और ये बच्चा भी बता सकता है, टेक्निकली सोच के भी आंसर दिया जा सकता है इसका, ठीक है। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन ये रहा, ऐसा पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को नष्ट कर देता है, उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को ही नष्ट कर देता है, उसको क्या बोलते हैं? उत्प्रेरक वर्धक बोलते हैं, रोकने वाला। नहीं 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 नहीं, यहाँ पे उत्प्रेरक की नष्ट कर रहा है तो उत्प्रेरक 20 कही है उसको, उत्प्रेरक 20, उत्प्रेरक 20 मतलब उसको खत्म करने वाला। नेक्स्ट है, उत्प्रेरक 20 की प्रकृति होती है क्रिया निरोधक, स्व उत्प्रेरक नहीं, क्रिया निरोधक, क्रिया को रोकने वाला। समझ रहे हैं? 77 का हो जाएगा ये। क्वेश्चन को पकड़ के आंसर देना है। उत्प्रेरक 20 किस प्रकार का कार्य करता है? उत्प्रेरक 20 किस प्रकार का कार्य करता है? तो आंसर हो जाएगा आपका, उत्प्रेरक की सतह पर मुक्त संयोजनकर्ताओं के संयोग करके, उत्प्रेरक की सतह पर मुक्त संयोजनकर्ताओं के सहयोग करके। यहाँ पे कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में धनात्मक, देखिए आ गया ना, धनात्मक उत्प्रेरक की भूमिका क्या है? यह अभिक्रिया की दर को बढ़ाता है, धनात्मक है ना, तो अभिक्रिया के दर को क्या करेगा? बढ़ाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि एक पोटेशियम क्लोरेट, क्या है? पोटेशियम क्लोरेट, KMnO4, नहीं नहीं, वो तो पोटेशियम परमैंगनेट हो गया। पोटेशियम क्लोरेट KClO2, पोटेशियम क्लोरेट को गर्म किया जाता है तब पोटेशियम क्लोराइड व ऑक्सीजन में विघटित हो जाता है। पोटेशियम क्लोराइड ऑक्सीजन में विघटित हो जाता है। जब मैग्नीशियम डाइऑक्साइड, ठीक है, इसमें मिलाया जाता है तो अभिक्रिया तेज हो जाती है। इसका कारण है मैग्नीशियम डाइऑक्साइड उत्प्रेरक का काम कर रहा है, तभी तो अभिक्रिया को तेज कर दिया। समझ में आया टेक्निकली कैसे आंसर दिया गया? बड़ा बड़ा दे देता है क्वेश्चन। देखिए, ऋणात्मक उत्प्रेरक आ गया, तो ये क्या करे, अभिक्रिया के वेग को, ऋणात्मक उत्प्रेरक है ना, तो अभिक्रिया के वेग को कम कर देगा। क्या कर देगा? ये कम कर देगा। यहाँ है, निम्नलिखित में किस प्रकार के तत्व उत्तम उत्तम उत्प्रेरक है? निम्नलिखित में किस प्रकार के तत्व उत्तम उत्प्रेरक है? तो संक्रमण तत्व जितने भी है, संक्रमण धातु जितने, एक मिनट सॉरी, क्षार धातु, जितने भी क्षार धातु है ना, लेकिन नहीं, संक्रमण आंसर देना सही रहेगा, समझे। संक्रमण कहाँ से कहाँ तक होता है उसको ऐसे समझिए ना टेक्निकली। तो वर्ग 3 से लेकर, वर्ग 3 से हो जाएगा आपका 12 तक, वर्ग 3 से 12 तक के जितने भी है सभी क्या है आपका संक्रमण तत्व है। आयरन वगैरह इसी में आता है, ये सभी उत्प्रेरक का काम करता है। अच्छा, ये क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि यदि किसी क्रिया में कोई उत्पाद ही उत्प्रेरक का काम करे तो उसको स्व उत्प्रेरण बोलते हैं।
मतलब रिएक्शन हुआ, मतलब उसमें जो बना ना वही रिएक्शन को तेज कर दिया, तो स्व उत्प्रेरण कहलाएगा। उत्प्रेरक वर्धक क्या होता है? अभिक्रिया के दर को बढ़ाता है। तो एक बात, उत्प्रेरक वर्धक है यहाँ पे। देखिए टेक्निकली बात को धरने का कोशिश करिए, तो इसका मतलब है कि उत्प्रेरक की क्षमता को बढ़ा रहा है, उत्प्रेरक को ही बढ़ाने वाला, तो उत्प्रेरक की क्षमता को बढ़ा रहा है वो। उत्प्रेरक वर्धक कार्य करता है उत्प्रेरक की पृष्ठ ऊर्जा बढ़ाकर, उत्प्रेरक की पृष्ठ ऊर्जा घटाकर, पृष्ठ संकुल के विश्लेषण की दर बढ़ाकर, उत्प्रेरक की सतह अधिक असम बनाकर, यही होगा। उत्प्रेरक की सतह अधिक खुरदरा बनाकर। डी आंसर देना परफेक्ट रहेगा, डी। आगे है कि जैविक उत्प्रेरक किसे कहते हैं? तो एंजाइम को आंसर देंगे। एंजाइम को जैविक उत्प्रेरक के रूप में हम लोग जानते हैं। शरीर में मेटाबॉलिक एक्टिविटी तेज करता है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? एंजाइम उत्प्रेरक पदार्थ है, एंजाइम कोलाइडी अवस्था में है, एंजाइम किसी भी अभिक्रिया को उत्प्रेरित कर सकता है। जी नहीं, एंजाइम उत्प्रेरक पदार्थ किसी भी अभिक्रिया को कैसे वो रिएक्शन करेगा? पहला आंसर देना सही रहेगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। एंजाइम जटिल नाइट्रोजन युक्त अकार्बनिक यौगिक है। एंजाइम जटिल नाइट्रोजन युक्त अकार्बनिक यौगिक है। नहीं, नाइट्रोजन युक्त नहीं है, ये है आपको प्रोटीन युक्त, मतलब कार्बन युक्त है, कार्बनिक है, ये गलत दिया गया है। एंजाइम विशिष्ट प्रकृति के होते हैं, ये सही है, 2 नंबर सही होगा। यह एक विशिष्ट प्रकृति का होता है, पहला गड़बड़ है। करा निम्नलिखित पर सत्य बताइए। सत्य, ठोस उत्प्रेरक की क्रियाशीलता रासायनिक अधिशोषण की क्षमता पर निर्भर करती है। उत्प्रेरक की प्रकृति चयनात्मक, ये सही है। उत्प्रेरक की प्रकृति चयनात्मक होती है, ठीक है। कोई भी उत्प्रेरक किसी विशेष अभिक्रिया को ही उत्प्रेरित कर सकती है, भी सही है। ठोस उत्प्रेरक की क्रियाशीलता रासायनिक अधिशोषण की क्षमता पर निर्भर करती है, तो ये भी सही है। ठोस उत्प्रेरक जो होता है ना, क्रियाशीलता जो इसका है रासायनिक अधिशोषण की क्षमता पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है कि किसी अणु ए बी में आवेश का बंटन, ये प्लस है, बी माइनस है, तो यह अणु आयनिक हो गया। कैसा है? आयनिक ही तो है, आयन ही तो बना हुआ है, प्लस और माइनस। यह आयनिक बंधन तब बनता है जब एक आयनिक बंधन बनता है तब संयोजन करने वाले परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करे, संयोजन करने वाले परमाणु इलेक्ट्रॉन प्राप्त करे। यहाँ आंसर देना सही रहेगा। एक धातु तत्व हो और एक अधातु हो, उसके बीच में आयनिक यौगिक बनता है। आयनिक बॉन्ड हमेशा धातु अधातु के बीच बनता है, इसको थोड़ा सा याद रखना है। नेक्स्ट है आपका कि वैद्युत संयोजन बंधन बनता है। वैद्युत संयोजन बंधन बनता है। देखिए वैद्युत संयोजक बंधन है, एक होता है सह संयोजक बंधन। यहाँ वैद्युत संयोजन है तो धन आयन और ऋण आयन के बीच में कहाँ कब बनता है? यहाँ देखिए, तो इसका आंसर होगा विशिष्ट आयनों के बीच, विपरीत अविष्ट आयनों के बीच बनेगा, प्लस और माइनस के बीच बनता है। सहसंयोजी बंधन आबंध किसके कारण बनता है? तो इलेक्ट्रॉन का साझा करके, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन का अंश भाजन करके। अंश भाजन का मतलब होता है साझा करना, हिंदी में लिखा गया है। कह रहा है धातु तथा अधातु परमाणुओं के बीच आयनिक बंधन बनता है, तो सही बात है, धातु अधातु के बीच में आयनिक बंधन बनता है। अधातुओं के परस्पर सहयोग से सहसंयोजक बंधन बनता है, ये भी सही है। अधातु अधातु सहसंयोजक बंधन बनाता है। और आपके मन में अब आ गया होगा, मुझे पता है, कि धातु धातु के बीच, तो मैं बता दूं धातु धातु के बीच में अभिक्रिया ही नहीं होता है। कह रहा है सहसंयोजक जी यौगिक के उदाहरण है, तो देखिए इसमें धातु है सोडियम, तो ये आंसर नहीं होगा। इसमें पोटेशियम है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। इसमें कैल्शियम है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। ये सारे अधातु से बना हुआ है, यही आंसर होगा। इसमें करा आयनिक यौगिक, तो धातु कहाँ है? यहाँ दिख रहा है, तो यही आंसर होगा। ये सभी अधातु वाला है, काट दीजिए, सब आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट है कि कॉपर सल्फेट इनटू 5H2O की उपस्थित होता है, तो याद रखिएगा इस टाइप के जब इनटू वाला रहे ना, मतलब बड़ा सा रिएक्शन रहे, इनटू बीच में हो, जल वगैरह हो, तो इसको मारिएगा वैद्युत संयोजक भी है, सहसंयोजक भी है और उप सहसंयोजक भी है। कैसे उसको समझिए, देखिए कॉपर है और इसके आगे नॉन मेटल है, तो मेटल नॉन मेटल में तो वैद्युत संयोजक हो गया। और जल के आपस में क्या है? तो सहसंयोजक है। और इसके बीच में बना हुआ है उप सहसंयोजक, तो इसमें तीनों हैं, ध्यान रखिएगा ऐसा स्ट्रक्चर को।
यहाँ देखिए कह रहा है कि हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन लेकर हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है। यह प्रवृत्ति समानता रखती है। ये हो जाएगा अक्रिय गैस जैसा। आप खुद सोचिए ना, हीलियम बन जाएगा तो हीलियम बनने का मतलब क्या है? अक्रिय गैस हो जाएगा ना, अक्रिय गैस के जैसा हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि एक परमाणु जो इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है, इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने वाला कौन होता है? उसको विद्युत ऋणात्मक बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन ले रहा है ना, इसीलिए। विद्युत धनात्मक कौन होता है? जो इलेक्ट्रॉन देता है। जितने भी मेटल्स होते हैं सभी विद्युत धनात्मक होते हैं, जितने भी नॉन मेटल होते हैं विद्युत ऋणात्मक होते हैं। क्लियर हो रही है बातें? धनायन तब बनता है जब धन आयन इलेक्ट्रॉन त्यागा जाता है, परमाणु इलेक्ट्रॉन त्याग देता है तब। सल्फर की अधिकतम संयोजकता कितनी होती है? S8 आपने सुना है? सल्फर की अधिकतम सहसंयोजकता पूछ रहा है, तो आंसर क्या दीजिएगा? सल्फर का होता है, बताता हूँ, 16 होता है ना परमाणु संख्या, तो 2, 8 और 6 होता है लास्ट में, तो 6 आंसर दे दीजिए। सल्फर का 6, S6 होता है। निम्नलिखित में किस यौगिक में आयनिक बंधन नहीं है? सोडियम क्लोराइड मेटल है तो आयनिक बंधन है इसमें। मैग्नीशियम क्लोराइड ऑक्साइड, इसमें भी आयनिक बंधन है। पोटेशियम धातु है और धातु है, तो इस सब में आयनिक है। आंसर आपका देना पड़ेगा डी, मीथेन CH4। इसमें सारे अधातु है तो आयनिक बंधन इसमें नहीं है। नेक्स्ट कर रहा है कि निम्नलिखित कौन सा सहसंयोजी बंधन यौगिक है? देखिए कैल्शियम वाला नहीं है, सोडियम वाला नहीं है, मैग्नीशियम वाला नहीं है, सब में धातु देख लिए इसीलिए काट दिया। इसमें देखिए सारे अधातु है। कार्बन टेट्राक्लोराइड, CCl4 बोलते हैं इसको, कार्बन टेट्राक्लोराइड। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मिक्स है ना, तीनों का बात पूछ रहा है, धातु अधातु के बीच, सहसंयोजक के बीच, उप सहसंयोजक के बीच, तो ऐसा होगा मिक्सचर वाला। कम से कम तो 2 से ज़्यादा चाहिए, आंसर ये होगा NH4Cl। तीनों है यहाँ पे, मेटल नहीं है फिर भी यहाँ पे है, ये थोड़ा सा याद रखना होगा आपको। अपवाद तो कुछ रहेगा ना, अब सोचेंगे बिना अपवाद का जिंदगी चले, तो ऐसा है क्या? बोलिए आप। यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है कि सहसंयोजक यौगिक के द्रव्यमान तथा क्वथनांक निम्न होते हैं। देखिए सहसंयोजक यौगिक के क्वथनांक निम्न होते हैं क्योंकि जल में इसका आयन नहीं होता है, ये कम क्रियाशील होते हैं, या प्रायः जल में अविलय होते हैं। इसमें ये होगा आंसर। इसमें अंतराण्विक बल कमजोर होता है। नेक्स्ट है कि आयनिक यौगिकों के बीच मंद रासायनिक अभिक्रिया होती है। आयनिक यौगिकों के बीच मंद रासायनिक अभिक्रिया होती है, गलत बात है। बहुत फास्ट रिएक्शन होती है। सहसंयोगी के बीच में तीव्र रिएक्शन होती है, नहीं उल्टा लिखा हुआ है, गलत है, उल्टा लिखा हुआ था। निम्नलिखित में कौन किस अणु में विद्युत संयोजक बंधन है? वैद्युत संयोजक बंधन, तो यहाँ हो जाएगा क्योंकि मेटल नॉन मेटल के बीच में है। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट है कि आयनिक यौगिकों के द्रव्यमान और क्वथनांक उच्च होते हैं क्योंकि इसके अंतराण्विक बल बहुत उच्च होते हैं, इसीलिए डी नंबर आंसर। जब एक रासायनिक बंधन बनता है तब क्या होता है? रासायनिक बंधन बन रहा है, दिमाग लगाइए, ऊर्जा हमेशा उत्सर्जित होता है। रासायनिक बंधन जब भी होगा ना तो ऊर्जा हमेशा उत्सर्जित होता है रासायनिक बंधन बनने में। ये क्वेश्चन कह रहा है कि जब एक तत्व के परमाणु, जब एक ही तत्व के दो परमाणु परस्पर संयोग करते हैं तो उसके बीच बंधन की प्रकृति क्या होती है? ऑप्शन पर आइए, अपने आप जवाब दे लीजिएगा, बताइए। जैसे ये कह रहा है, जैसे H2 बना हुआ है, आयन है ना, एक ही तत्व का है, क्या जवाब देना सही रहेगा? इसको बोलते हैं अध्रुवीय सहसंयोजक, अध्रुवीय है। अच्छा, जैसे इसको देख लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा? ध्रुवीय। अधातु अधातु के बीच में है ना भाई, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों में अलग अलग है, दो तरह के है, तो इसको बोलेंगे ध्रुवीय। बात समझ में आ रही है? और अध्रुवीय जैसे हाइड्रोजन हो गया, N2 हो गया, Cl2 हो गया, ये सारे क्या है? अध्रुवीय है, ये सब ध्रुवीय है। मेटल कहीं नहीं आएगा, इन दोनों में सहसंयोजक है, इसलिए नॉन मेटल ही रहेगा, ध्यान रखना है आपको। इसमें देखिए कह रहा है निम्नलिखित में किस यौगिक में हाइड्रोजन बंध नहीं है? हाइड्रोजन बंध नहीं है, सो पूछ रहा है।
CH4 डालिए आंसर। ठीक है, याद रखने वाला है, थोड़ा सा याद रखिएगा। निम्नलिखित में किस में हाइड्रोजन बंधन नहीं है? फिर से वैसा ही क्वेश्चन है, तो आंसर क्या देंगे? 112 का आप जवाब दे दीजिए। CH3 COCH3 हो जाएगा। देखिए हाइड्रोजन बंध को समझिए ज़रा, मैं बताने की कोशिश करता हूँ। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में रिएक्शन करके H2O बनना, और होता है जैसे हाइड्रोजन का नाइट्रोजन से अभिक्रिया करके NH3 बनना। ठीक है, उसी तरह HF का भी होता है, हाइड्रोजन का फ्लोरीन से अभिक्रिया करके HF बनना, हाइड्रोजन फ्लोराइड। क्लियर है बातें? ये सारी चीज़ें हैं, तो आपको इसी से छांटना है थोड़ा सा। यहाँ जल ही है, यहाँ ये है, और यहाँ भी है, सिर्फ इसमें नहीं है। इस तरह के देखा जाए तो थोड़ा सा याद रखना सही रहेगा। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में किसमें हाइड्रोजन बंध उपस्थित है? उपस्थित है इस बार पूछ रहा है, तो ध्यान दीजिए HF में अभी बताया था। जल का अधिक क्वथनांक का कारण क्या है? आंसर हो जाएगा जल के अणुओं में हाइड्रोजन बंध होने के कारण। हाइड्रोजन बंध बहुत स्ट्रांग होते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में किसमें वैद्युत संयोजक बंधन है? वैद्युत संयोजक बंधन पूछ रहा है आपसे, तो कहाँ पे हो जाएगा? NaBr हो जाएगा आंसर। यहाँ पे है निम्नलिखित युग्म सही सुमेलित नहीं है, सो पूछ रहा है। इसका आंसर गलत है, मतलब क्वेश्चन बदल दीजिए, सुमेलित है कर दीजिए और सारे आंसर हो जाएगा। एथिलीन का समतल कोणीय होता है, CO2 का एक रैखिक होता है, CCl4 का चतुष्फलकीय होता है, SO2 का भी आकृति का होता है। हाइड्रोजन क्लोराइड एक गैस है, परंतु हाइड्रोजन फ्लोराइड एक निम्न क्वथनांक वाला द्रव है, क्योंकि अभी थोड़ा देर पहले जो बात किया था वही पर जवाब देंगे। हाइड्रोजन आबंध के कारण अणु संगुणित हो जाते हैं। हाइड्रोजन आबंध के कारण अणु जो है संगुणित हो जाते हैं, इसी रीजन से। नेक्स्ट है कि रासायनिक बंधन को टूटना ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है, और रासायनिक बंधन का निर्माण ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। दोनों सही बात है, दोनों सही है। टूटेगा तो उसको गर्मी चाहिए तोड़ने के लिए, और बनेगा तो एनर्जी मिलेगा आपको। नेक्स्ट है कि द्रवित सोडियम क्लोराइड विद्युत धारा प्रवाहित कर सकता है, क्योंकि यह एक मुक्त इलेक्ट्रॉन देगा। मुक्त इलेक्ट्रॉन की वजह से ऐसा। 1 मिनट, ये क्या हो गया? ये तो दो आंसर हो गया इसमें। द्रवित सोडियम क्लोराइड विद्युत धारा प्रवाहित कर सकता है, क्योंकि इसमें उपस्थित है मुक्त आयन। वैसे मुक्त इलेक्ट्रॉन भी है, लेकिन इसी का बाप है ना आयन। इलेक्ट्रॉन से ही तो आयन बनता है, इसलिए आयन आंसर देना ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो यहाँ पे दोस्त आपके जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे क्वेश्चन हमने आपके बीच कम्प्लीटली करा दिया पूरा। ठीक है, आपसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाला वीडियोज आसानी से आपके पास पहुंच सके। आप खुद सोचो, एक एक चैप्टर में इतना इतना क्वेश्चन अगर आपके बीच रखा जाए तो सोचिए कितना है। और एक चैप्टर तो है नहीं, 20, 22, 25 चैप्टर है करना। अभी हम लोग तीसरा ही चैप्टर चौथा कर रहे हैं। सोचिए कितना क्वेश्चन आपके बीच रहेगा, हज़ारों हज़ार क्वेश्चन आपके बीच रहेगा हर एक चैप्टर का, जो कि 12th लेवल तक का कवर कर रहे हैं। तो इसीलिए कर रहे हैं। अगर पसंद आया आज का क्लास तो आप लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को। कमेंट्स कुछ भी ज़रूर लिखिए, जो भी आपको पसंद आया या ना पसंद आया, कोई भी सजेशन है ज़रूर दीजिए। मुझे अच्छा लगता है, थोड़ा इंटरेक्शन हमारा आपका होगा तो मुझे भी बढ़िया लगेगा। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।